बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैंने आशिक कल्बे यार हस्तम, रिटन बाय अरीद शाह की लास्ट एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए पढ़ते हैं लास्ट एपिसोड। ज़ुबारिया से मिलने के लिए आ गई थी। ज़ैन ने इसे देखते ही इसे राहील के पास ले जाने का फ़ैसला किया। वो जानता था ये लड़की ज़ावर की पहली मंगेतर भी रह चुकी है, लेकिन अब वो इस हवाले से अहमियत नहीं दे रहा था, बल्कि वो इसकी इज्जत इसलिए कर रहा था क्योंकि वो ज़ावर की कज़न थी। वरना इतने ख़तरनाक मुजरिम की बहन के साथ वो कभी भी नरम रवैया नहीं रखते थे। वो खुद इसे राहील तक छोड़ने के लिए आया था, लेकिन इसे समझ नहीं आया कि दावर ने इजाज़त कैसे दे दी इस मुजरिम से मिलने की। तो इजाज़त तो किसी को भी नहीं थी, क्योंकि ड्रग्स केस के हवाले से ये अब तक बहुत बड़ा केस था और राहील ने अब तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया था। अब तक वो अपने साथियों के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था। इसके साथ काफ़ी सख्ती से काम लिया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी राहील ने अपनी ज़ुबान पर ताला लगाया, अब तक ना खोला था। यकीनन इससे सब में बहुत फ़ायदा दिया जा रहा था, वरना अब तक राहील ने कुछ ना कुछ तो बोल ही देना था। ज़ावर को यहाँ से निकाल देने का मकसद यही था कि वो राहील को अपने तरीके से ट्रैप कर सके, लेकिन राहील इनकी सोच से ज़्यादा चालाक था, या फिर इन लोगों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया हुआ था। राहील को कुछ भी तरह सच बोलने पर वो मजबूर नहीं कर पा रहे थे। राहील छितर परेड होनी चाहिए। और दावर चाहता था कि ज़ावर को इस केस से जितना हो सके इतना दूर रखे, और इसने ऐसा कर भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। राहील को फ़िलहाल किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन कल ज़ुबारिया की तरफ से पूछा गया कि वो अपने भाई से मिलना चाहती है। इसका तीसरी बार फ़ोन आया तो ज़ैन ने सबसे पहले ज़ावर को ही फ़ोन किया था, और ज़ावर ने यही कहा कि एक बार से लेकिन ज़ुबारिया को मिलने दिया जाए, वो कुछ नहीं कर सकती। इस केस में इससे मुलाकात से कोई नुकसान नहीं होगा। फिर इसने कहा था कि आखिर वो उसका भाई है, वो अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा अटैच है, तो बेहतर है कि एक बार इससे एक दूसरे से मिल लें, इसके लिए ये बेहतर रहेगा। सायशा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जैसे कि तुम केस वापस ले चुकी हो, तो रिपोर्ट तुम्हारे पास आ चुकी है और डायरेक्टर तुम्हें अब कुछ भी देने से इनकार कर चुका है। और अगर तुम थोड़ा सब्र से काम लेते हुए इसकी इज्जत का पास रख लेती तो शायद तुम्हें कुछ अमाउंट मिल सकती थी। खैर, जो भी हुआ, अब मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। मेरे ख्याल में अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। यही तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता, इसलिए बेहतर है कि तुम भी कोई फ़ैसला कर लो। अगर तुम कहती तो तुम्हारे बाबा से खुद बात करता हूँ, यकीनन वो मेरी बात नहीं टालेंगे। फ़िलहाल तुम्हें तुम्हारे बाबा के घर से ज़्यादा महफूज और कोई छत नहीं मिल सकती। इसने अचानक ये बात छेड़ दी थी। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ दावर, वो लोग मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। आपने देखा नहीं किस तरह से इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। वो लोग कभी भी मुझे इस घर में कबूल नहीं करेंगे। मेरे बाबा मुझसे बहुत नाराज़ हैं। ऐसे में अगर मैं ये घर छोड़ जाऊँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। दावर, प्लीज़ मुझे घर से मत निकालें, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। वो परेशानी से देखते हुए कहने लगी, जबकि दावर नफ़ी में सर हिला गया था। तुम तो ठीक हो जायशा, लेकिन हम ठीक नहीं हैं। हमें डिस्टर्बेंस हो रही है। इस तरह कोई थर्ड पर्सन अगर हमारे बीच रह रहा है तो हम अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे। मेरी बीवी अलग डिस्टर्ब है। मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ ले आया, लेकिन अब मज़ीद नहीं। तुम वहाँ पर भी अकेली रहती थी, तुम कहीं पर भी अकेले अपना गुजारा कर सकती हो। और फिर तुम्हारे साथ जुड़ा मेरा रिश्ता भी कुछ ऐसा है कि किंजिश को भी इस तरह तुम्हारा यहाँ रहना बुरा लगेगा। अभी तक इसने कहा तो नहीं है तुम्हारे यहाँ रहने से इसे मसला हो रहा है, लेकिन मैं कोई पागल तो नहीं हूँ ना कि इस चीज़ को समझ ना सकूँ। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा यहाँ रहने का कोई भी जवाब बनता है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि मेरी फैमिली में ये जो डिस्टर्बेंस पैदा हुई है ख़त्म हो जाए। वो अचानक इस तरह की बात करेगा ये तो उसने सोचा नहीं था, इसलिए वो इसका जवाब भी नहीं दे पा रही थी। मैं खुद बात कर लेती हूँ किंजिश से, वो बहुत अच्छी है, यकीनन वो मेरी बात को समझेगी। मैं जब इसे बताऊँगी कि मेरा कोई सहारा नहीं, तो यकीनन वो मेरे यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं करेगी। और मैं कौन सा आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह की कोई दखल अंदाजी कर रही हूँ? इसने इसकी परेशानी से सोचते हुए जवाब दिया। इससे कुछ भी पूछने या इससे कुछ भी बताने का कोई मकसद नहीं जायशा। इसने तो अब तक किसी तरह का कोई एतराज़ किया ही नहीं, लेकिन मैं खुद समझ चुका हूँ। वो उसकी बात काटते हुए बोला, दावर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो आपकी बीवी है तो अभी तक मैं भी आपकी बीवी हूँ। मेरा भी आपके साथ बहुत मजबूत ताल्लुक है। वो कौन होती है मुझे घर से निकालने वाली? वो भड़क उठी थी। अगर वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है तो खुद आकर मुझसे बात करें, मैं इसे जवाब दे दूँगी। आपको क्यों बीच में घसीट रही है? अब इसे गुस्सा आने लगा, जिसका इजहार इसने खुलकर कर दिया। इस वक्त तो वो इस घर की मालकिन है जायशा, क्योंकि ये घर मैं इसके नाम कर चुका हूँ। तुम्हें क्या? अगर वो चाहे तो मुझे भी इस घर से निकाल सकती है। और जहाँ तक तुम्हारे मेरी बीवी होने का सवाल है तो पेपर्स बनवाने का ऑर्डर दे चुका हूँ। मेरे ख्याल में कल या परसों तक तलाक के कागजात आ जाएंगे, इस पर साइन कर देना। इसके बाद ये किस्सा भी यहीं ख़त्म हो जाएगा। मैं भी इन सब चीज़ों को मज़ीद वक्त नहीं देना चाहते। वो अहम काम था जो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। अब लोग तुम्हारे हवाले से मुझे जाने पहचाने, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इससे पहले कि तुम्हारी कंट्रोवर्सी में मेरा नाम कहीं पर भी आए, ये किस्सा ख़त्म कर देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह तलाक के कागजात आते मैं साइन कर दूँगा और फिर हमारा ये जो नाम नेहाद रिश्ता है यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। खैर, मुझे जाना काफ़ी देर हो चुकी है, तुम शाम तक अपना फ़ैसला कर लेना। मज़ीद इन सब कामों में कोई देर नहीं चाहता। वो अपनी बात मुकम्मल कर चुका था और अब वो इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही बाहर निकल गया। जायशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अभी से कुछ बड़ा करना था, इसे कुछ ऐसा करना था जो इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। भाई, ये तुमने क्या हालत बना के रखी है? ये सब इतने ज़ख्म इन लोगों ने तुम्हें मारा है? वो परेशानी से इसका चेहरा देखने लगे। इसका जिस्म जगह जगह से ज़ख्मी हो गया था। इसे बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा गया था। शायद वो लोग अब तक इससे राज़ खुलवाने में कामयाब नहीं हो पाए थे और इस पर अभी तक हाथ साफ कर रहे थे। अच्छा है,
राहिल यही डिज़र्व करता है। शुक्र है किसी को तो याद है कि यहाँ राहिल नाम का कोई आदमी रहता है, वरना इस घर में तो शायद किसी को मेरी फ़िक्र ही नहीं। अभी तक किसी ने मेरी ज़मानत के लिए अपील नहीं की। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? वो इसे देखते ही जज्बाती होने लगा था। भाई मैं खुद मजबूर थी, इसमें किसी का क्या ख्याल करती। मैंने तीसरी दफ़ा दरख्वास्त भेजी तो जाकर कहीं कबूल हुई और मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई, वरना ये लोग तो मिलने भी नहीं दे रहे। और जहाँ तक घर वालों की बात है तो घर वाले हमारे रह ही कहाँ हैं, वो लोग तो बदल चुके हैं। हमारे माँ बाप हमसे ज़्यादा दूसरों के बच्चों की भलाई सोचते हैं। हमारे माँ बाप ने अपने बच्चों के बारे में सोचने के बजाय लोगों के बच्चों के बारे में सोचा। और तुम्हें पता है इन लोगों ने ज़यावर की शादी कर दी। जानते हो तुम, वो अब सहरविश को इसको बहुत पसंद करने लगा और इस रिश्ते को कबूल भी कर चुका है। लेकिन किसी ने ना सोचा कि मैं तो ज़ावर से मोहब्बत करती थी, मैं इसके बिना कैसे रहूँगी। तुम सोच भी नहीं सकते वो मासूम सी दिखने वाली लड़की कितनी चालाक निकली है। तुम सोच भी नहीं सकते, इसने ज़ावर को अपने बस में कर लिया। वो मेरी तरफ देखता तक नहीं है, देखना तो दूर की बात, मैंने इसकी खातिर अपने हाथ की कलाई काट ली और इसने आकर मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। तुम्हें पता है मेरी हालत कितनी ख़राब थी। मेरे माँ बाप ने साफ जवाब दे दिया। बाबा ने कहा कि वो कभी भी आपकी ज़मानत की अपील नहीं करेंगे और ना ही इन्हें आप जैसा बेटा चाहिए। मुझे समझ नहीं आता भाई, तुमने ये सब क्यों किया? किस चीज़ की कमी थी तुम्हें कि तुमने ये कदम उठाया? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें ज़रूरत क्या थी। ज़ुबारिया हमारे पास है ही क्या? हमारे बाप ने सारी ज़िंदगी खुद कुछ भी नहीं किया। जहाँ पर हम रहते हैं ना, जो हम खाते हैं, वो इसमें कुछ भी हमारा नहीं है। दादाजान ने इन दोनों भाइयों को इनके हिस्से की जायदाद दी थी और ख़ानदानी बिजनेस करने को कहा था, लेकिन हमारे बाप ने अपना ख़ानदानी बिजनेस संभालने के बजाय अपना हिस्सा मांगा था और इस हिस्से को 3 साल के अंदर अंदर ही ज़ाया कर दिया। कुछ भी नहीं हमारे बाप का इस जायदाद में। ये सब कुछ जो बना है ना, इस पर जिस पर हम मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारें, ये सब कुछ ज़मान चाचू का है। और चाचू के बाद इनके बेटे का, मेरा मतलब है बेटे का नहीं बल्कि बेटों का। चाचू का एक और बेटा भी है, दावर हैदरी। इनकी पहली शादी में से जब चाचू अपनी जायदाद के पेपर बनवा रहे थे, चाचू ने कहा कि वो 3 हिस्सों में जायदाद को तकसीम करेंगे और इनकी इस बात पर तब किसी को कोई इतराज़ नहीं किया था, क्योंकि बाबा को ये लगा कि अपनी सारी जायदाद अपने तीनों बच्चों में तकसीम करने वाले हैं। लेकिन बाद में पता चला कि इन दोनों में अपने बेटों के अलावा इन्होंने मेरा नाम लिखा था, जबकि जोया के नाम वो हवेली करने का इरादा रखते थे। लेकिन जब मेरे महान बाप को पता चला कि जायदाद में मेरा हिस्सा भी बन रहा है, तो इन्होंने चाचू को ऐसा करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा राहील का इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं, अगर इसके बाप का कुछ नहीं है तो राहील का कुछ कैसे हो सकता है। इन्होंने चाचू को मेरा नाम पेपर से हटाने पर फोर्स किया। ऐसा बाप है मेरा, ताकि मैं सारी ज़िंदगी चाचू के बच्चों के टुकड़ों पर पलता रहूँ, जिस तरह वो सारी ज़िंदगी अपने भाई के टुकड़ों पर पलते रहे। इस बात पे मेरी और इनकी बहुत लड़ाई हुई थी और बाबा ने मुझे बताया कि जायदाद में मेरा कुछ भी नहीं है। बाबा अपना हिस्सा लेकर ज़ाया कर चुके हैं। ये तो चाचू का एहसान है जो हमें अपने घर में रहने की इजाज़त दे रहे हैं, हमें इतना अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हैं। मेरे बाप का सारी ज़िंदगी इसके एहसानों तले रहने का इरादा है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था और बहुत सारे पैसे कमाने का बस यही एक रास्ता था। और तुम नहीं जानते, जब मैं जेल से छूटूंगा मेरे पास बहुत ही पैसे होंगे और मुझे चाचू का एहसान लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इन लोगों के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मुझे बहुत पैसे दे रहे हैं। सारी ज़िंदगी से हो जाएगी और सारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। और अपनी ज़िंदगी सेट करने के लिए मैं इन लोगों को किसी तरह के ख़तरे में नहीं डाल सकता। इन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा, मुझसे सच लुकाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी बात पर बैठा हुआ हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अगर मैं पीछे हट गया तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वो जैसे तफसील से बता रहा था, जबकि ज़ुबारिया जो इनसे अपनी बातें करने के आई थी, की बात सुनकर खुद भी हैरान रह गई। ये तो इसे भी नहीं पता था कि ये सारी जायदाद इसके चाचू की है, यहाँ तक कि इसके बाप का जायदाद में कोई हिस्सा नहीं। इसके बच्चों ने कभी भी इसके सामने आने ही नहीं दी थी। कभी इन बच्चों को इस बात का एहसास ही नहीं दिलाया कि जायदाद में इनका अपना कुछ भी नहीं है। अरे बेवकूफ़ लड़की, घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गई हो? हमने तुम्हें यहाँ आने से मना किया हुआ था। बाबा गुस्से से देखकर कहने लगे, जो अपना सामान उठाकर अंदर दाखिल होते इन्हें बता चुकी थी कि वो घर छोड़ आई है। तो मैं क्या करती बाबा, सिर्फ हाथ पकड़ कर घर से बाहर निकालना रह गया था, वरना इसने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे जलील करने की। वो मुझे तलाक दे रहा है और साफ साफ बता चुका कि मुझे अपने घर रखने का कोई इरादा नहीं रखता। मैं कितने दिन तक इसके सर पर मसल्लत रहूँगी? तो क्या अब हमारे सर पर मसल्लत होने के लिए आ गए हो? देखो लड़की, जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ और अब तुम्हें अपनी गलतियों की सज़ा खुद ही भुगतनी होगी। हमसे कोई उम्मीद मत रखना। बाबा प्लीज़ मुझे परेशान मत करें, मैं कह तो रही हूँ कि नहीं रहूँगी, यहाँ से चली जाऊँगी। वैसे भी मैं अपना इंतज़ाम खुद कर लूँगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं और मैं आपके सरों पर सवार होने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मुझे सिर्फ कुछ दिन के लिए यहाँ रहना, फिर वैसे भी जैसे ही डायरेक्टर वाला मसला ख़त्म होगा मैं खुद भी यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे खुद भी कोई शौक़ नहीं आपके इस घर में रहने का, और मैं भी जानती हूँ कि आप मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते। अगर आप लोगों को मेरी ज़ात से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मुझे अपने घर पर क्यों रखेंगे? आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊँगी। वो बदलिहाजी का मुजाहिरा करती अपना सामान लेकर अंदर चली गई, जबकि वो अपना गुस्सा ज़ब्त करते घर से बाहर निकल गए। लेकिन जाते जाते अपनी बीवी को घूरना ना बोले, जिनकी तरबियत की नाकामी वो दिन में 1000 बार इन्हें याद करवाते थे। अच्छा यार, ये तो चलो बंदा ही गंदा है ना, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती मर्दों की कि
तरबियत के अगर औलाद कुछ कर दे बुरा तो तरबियत की ज़िम्मेदारी की सिर्फ माँ पे होती है, बाप पे तरबियत करने का कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई हक़ नहीं है बाप का कि वो तरबियत करे अपनी औलाद की। क्या कह सकते हैं आजकल। ये जाने बिना कि ज़रूरी नहीं कि हर बार गलती औरत की हो, कभी कभी बच्चों के दिमाग में गलत सोच भर देने का अंजाम भी ऐसा ही निकलता है। इन्होंने भी जायशा के दिमाग में गलत सोच भरी थी, इसे प्यार मोहब्बत सिखाने की बजाय इन्होंने दौलत इसको हासिल करना सिखाया था, दौलत के लिए हर हद से गुजर जाना सिखाया। और हकीकत यही थी कि आज इनकी बेटी इनके रूबरू खड़ी इस लहजे में इनसे बात करती थी तो सबसे ज़्यादा गलती इनकी अपनी थी, नो डाउट। इन्होंने कभी दौलत और जायदाद की सोच से आगे बढ़ने ही ना दिया और इनकी गलतियों का नतीजा आज इनकी बेटी की सूरत में इनके सामने था। जिस तरह इन्होंने अपनी बेटी के दिमाग में ये सब चीज़ें भरी थी, बिल्कुल इसी तरह आज इनकी बेटी को अपनी औलाद की परवाह न थी। वो बड़े मज़े से ताहू को उठाए हर तरफ घूम रही थी। आज वो आज़ाद थी क्योंकि जायशा जा चुकी थी। पूरे घर का कोना कोना चमकाकर अब वो और ताहू आराम से बैठे सेब खाते हुए टीवी देख रहे थे। जब बाहरी बैल हुई, इस वक्त कौन आया था? इन दोनों में से एक दूसरे को देखा, कहीं वो चुड़ैल वापस तो नहीं आ गई? आज ही तो अल्लाह अल्लाह करके जान छूट रही थी इसे। ताहू बेबी आप यहीं बैठ कर ये एप्पल फिनिश करो, तब तक आपकी मामा दरवाजे पर देख कर आती है कि कौन है। अगर वो चुड़ैल हुई तो हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, मामा भी वापस भाग आएगी। चुड़ैल खुद ही दरवाज़ा खटखटाकर वापस चले जाएगी। क्या ख्याल है, ये ठीक रहेगा ना? इसने इसे देखते हुए पूछा जो अपनी माँ के कभी खिलाफ जा ही नहीं सकता था। ओके मामा आती है, इसने अंगूठा दिखाते हुए इससे कहा, जिस पर ताहू ने इसका अंगूठा अपने नन्हे नन्हे हाथों में थाम कर अपने मुंह में डालना चाहा। ओहो ताहू बेबी, हर चीज़ खाने वाली नहीं होती, ये गुड लक होता है। आपको मेरे इस अंगूठे से आपका ये वाला अंगूठा टच करके मामा को गुड लक करना है। वो खुद ही इसका नन्हा सा अंगूठा उठाकर अपने अंगूठे के साथ टच करती इसके करीब से उठकर बाहर निकल गई। इस वक्त कौन आ सकता है, ये सोच इसके दिमाग में थी, क्योंकि ताहू के बाबा के घर आने का वक्त हरगिज़ नहीं था। तो कहीं वो चुड़ैल जायशा घर में वापस तो नहीं आ गई। इसके दिल में बस एक यही डर था। भाई तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन कहाँ से आया था? और तुम तो जेल में हो ना? इसमें बेफिक्र होकर मोबाइल पर आने वाली कॉल रिसीव किया था, लेकिन दूसरी तरफ से राहिल की आवाज़ सुनकर वो घबरा गई थी। राहिल जेल में होकर इसे फ़ोन कैसे कर सकता था? और ये किसका नंबर था? इसे फ़ोन करके कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में ना डाल दे। वैसे भी वो इसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जेल में रहकर वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। बेफिक्र रहो प्यारी बहना, तुम्हारा भाई अभी तक जेल में ही है, और ये नंबर मेरा नहीं बल्कि यहाँ जेल में मेरे दूसरे साथी का है। वो यहाँ चोरी के केस में आया, लेकिन असल में वो मुझसे मुलाकात करने के लिए आया हुआ, क्योंकि वो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते थे। ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं हम लोगों में, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खैर फिक्र छोड़ो इन बातों को। मैंने तुम्हें एक अहम चीज़ के लिए फ़ोन किया, मुझे आज ही इन्फॉर्मेशन मिली है इस बारे में, तो सोचा क्यों ना तुमसे मदद ले लूँ। तुम इस चीज़ में मेरी मदद कर सकती हो। वो सुकून से बोला था जबकि ज़ुबारिया घबराई हुई थी। कैसी मदद भाई? मैं कुछ समझी नहीं, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वो परेशानी से कहने लगी। अगर वो इसके किसी भी उल्टे सीधे मामले में मदद करती है तो खुद भी बुरी तरह से फंस सकती थी, जो कि वो नहीं चाहती थी। देखो ज़ुबारिया, ये वो काम जो मैं काम तुम्हें कह रहा हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है और ये तुम्हें हर हाल में करना होगा। हो सकता है इसके बाद मैं जेल से बाहर निकल सकूँ, और अगर मैं जेल से बाहर निकला तो इस लड़की सहरविश को ज़ावर की ज़िंदगी से निकाल बाहर करने के लिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुमकिन है कि मैं इस लड़की को ज़ावर की ज़िंदगी से गायब कर दूँ, और मैं ज़ावर को तुमसे शादी करने पर भी मजबूर कर सकता हूँ। देखो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। ज़ावर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा होगा। वो इसे लालच दे रहा था। उस खोती ने लालच आ भी जाना। क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, और अगर तुम मुझे कुछ भी फ़ायदा ना दो तो मैं तुम्हारी मदद, अगर ना भी दो तो भी मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। तुम मेरे भाई हो, मेरे लिए बेहद अजीज़ हो। इसकी बातों में मैं सच में लालच में आ गई। इसने इसे कमाल की ऑफ़र की दी थी और इसे हर हाल में ज़ावर चाहिए था, लेकिन फिर इसे ये बताना भी ज़रूरी था कि इसके लिए इसका भाई भी ख़ास है। कहीं वो ये ना समझे कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए इसकी मदद करेगी। मैं तुम्हारे लिए कितना अजीज़ हूँ बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ प्यारी बहना, तुम बस मेरा ये काम कर दो, बाकी तुम्हारा काम मैं कर दूँगा। वो इसकी बात काटते हुए बोला, जिसका ज़ुबारिया ने कोई बुरा नहीं मना। इसका अपना मतलब बुरा हो रहा था, इसे और भला क्या चाहिए था। भाई मैं तुम्हारा काम करूँगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। वो इससे पूछने लगी। इस चीज़ में इसकी दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, मेरे इस केस में 3 लोग काम करें, इंस्पेक्टर ज़ैनुल आबिदीन, इंस्पेक्टर ज़ावर हैदरी और इंस्पेक्टर ज़ावर हैदरी। ज़ैनुल आबिदीन हमारे लिए कोई मुश्किल टारगेट नहीं है, वो अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। इंस्पेक्टर ज़ावर वो इस वक्त मसरूफ़ है अपने हनीमून पर, और इंस्पेक्टर दावर है इस केस का सबसे अहम और ख़तरनाक हिस्सा। इसी ने हम सबको मसले में डाला हुआ है, इसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसे रास्ते से हटाना होगा। इस केस का फैसला ज़ावर के आने से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि इस केस के पास एक बहुत अहम फ़ाइल है जिसमें तकरीबन मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वो सारी इन्फॉर्मेशन इसने मेरे कमरे से हासिल की है। मेरे कमरे से इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाली हैं जो कि मुझे किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल इसने सब कुछ छुपाया हुआ है। इसके बारे में सिर्फ 3 लोग जानते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर हम चाहें तो इस फाइल को निकलवा सकते हैं, इसलिए इन लोगों ने इस फाइल को अब तक सबकी नज़रों से छुपा कर रखा हुआ है इंस्पेक्टर दावर के कहने पर, क्योंकि ये सब कुछ वो बाद में निकाल कर बड़े लोगों पर हाथ डालना चाहते हैं।
लेकिन इससे पहले वो सब छोटे छोटे गैंग्स को पकड़ लेना चाहते हैं और इस फाइल में तकरीबन सब नाम मौजूद है। तुम्हें वहाँ से वो फाइल निकालनी होगी और इसे मेरे बताए गए पते पर पहुँचाना होगा। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारे अलावा ये बात और किसी को पता ना चले, क्योंकि जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वो कोई मामूली जगह नहीं है। जैसे तुम मेरा ये काम कर दोगे, इंस्पेक्टर जावर को जान से मार डाला जाएगा। तो बेटा मुझे राहील बिल्कुल बेगैरत हो गया, बहन को भेज रहा है इन लोगों में, और इसके साथ ही ये सारे सबूत मिट जाएंगे और मैं जेल से बाहर निकल आऊँगा। फिर वापस आते मैं तुम्हारा काम भी कर दूंगा। समझ रही हो ना तुम मेरी बात को? वैसे एक एक चीज़ समझा रहा था। भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये कत्ल वाली चीज़ मुझे बहुत अजीब लग रही है। ये ना हो कि तुम किसी बड़े मसले में फंसो। इंस्पेक्टर दावर के कत्ल में कहीं तुम्हारा नाम तो नहीं आएगा ना? वो बेचैनी से पूछ रही थी, जबकि इसे ऐसा महसूस हुआ कि दरवाजे पर कोई है जो इसे सुन रहा है। इसने तेजी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए दरवाज़ा खोला, लेकिन इसे दूर दूर तक कोई भी नजर न आया। लेकिन एक बात का यकीन हो गया कि कोई तो था जो दरवाजे के बाहर खड़ा इसकी बातें सुन रहा था। इसने इस बात की भनक भी अपने भाई के कानों तक न जाने दी। ये ना हो कि कहीं इसकी गलती की वजह से उसका काम करने से इनकार कर दे। लेकिन एक डर इसके दिल में ज़रूर पैदा हो गया कि किसी ने तो जान लिया था कोई राहील से राब्ते में है। पता नहीं ये सब दिन कब ख़त्म होंगे। हम यहाँ सिर्फ 7 दिन के लिए आए थे, लेकिन आपकी वजह से पिछले पूरे 15 दिन से यहाँ पे हैं। हम वापस कब जाएंगे? इतने दिन गुजर गए जावर, मैं वापस जाना चाहती हूँ। कहाँ आपके ऑफिसर्स आपको छुट्टी ही नहीं दे रहे थे, और कहाँ अब वापस ही नहीं बुला रहे। मुझे घर जाना है, मुझे जोया की याद आ रही है। वो भी बेचारी कितनी परेशान होगी मेरे बिना। आपको पता है इसकी कोई और दोस्त भी नहीं है। इस बात पर इसने एक चोर नज़र जावर को देखा। वो सो रहा था, जबकि वो इसके पास खड़ी इसके सर पर सवार न जाने क्या क्या बोल रही थी। जावर बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर इसे देखा। एक तो वो बहुत खुश था क्योंकि इसे और छुट्टियां मिल गई थी, और दूसरी इसकी प्यारी सी बीवी हर वक्त इसके पास रहती थी। राहील ने अब तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया था, और इनका कहना था कि जब तक अपना जुर्म कबूल न करके ले तब तक जावर की वापसी ना हो तो बेहतर है। राहील के साथ वहाँ बहुत जालमाना सलूक किया जा रहा था, वो जानता था, और वो कम से कम राहील की ऐसी हालत नहीं देखना चाहता था, क्योंकि जो भी था वो इसके लिए बेहद खास था। जाने मन आप गलत हैं। आपकी सहेली को एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई है, जिसका जिक्र वो कल भी फ़ोन पर कर रही थी, बल्कि तारीफ़ों के पुल बांध रही थी। इन दोनों की मुलाकात होती है, वो भी एक पार्क में। वो दोनों लैला मजनू की तरह किसी पार्क में मिलती है। यहाँ आपकी दोस्त को आपकी कमी महसूस नहीं होती? मुझे तो लगता है आपको इसी बात की जलन ख़त्म नहीं हो रही। सच सच बताओ विशी, जोया ने जब से तुम्हारी जगह किसी और को दी, तुम्हारे अंदर बेचैनी होने लगी है ना? तुम जानना चाहती हो ना कि आखिर वो लड़की कौन है जो है जब भी फ़ोन करती है बार बार किंजिश क्यों करती रहती है? तुम्हें ये चीज़ बुरी लगती है ना? वो इसको तंग करता पूछने लगा, और वो बिल्कुल सही कह रहा था, ऐसा ही था। इसकी नंजो सिर्फ इसी का जिक्र किया करती थी, इसी की तारीफ़ें करती थी, इसी को अपना दोस्त मानती थी। इसको कहाँ से एक और दोस्त मिल गई जिसकी तारीफ़ें करते वो नहीं थकती थी? और तो वो इसकी दोस्त का एक बेटा भी था। हाँ, हो रही है मुझे जलन, और सिर्फ मेरी दोस्त, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, तो मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकती है? मैं एक बार घर जाऊँ, मैं इससे बात नहीं करूँगी। देख लीजिएगा आप दोनों बहन भाई इस दुनिया में आए ही मेरे दिल जलाने के लिए। कल रात कैसे इस अंग्रेज़ों को देखकर इशारे कर रहे थे, आप सब जानती हूँ मैं आपको। आप भी मेरा दिल जलाते हैं, और आपकी बहन भी। वो गुस्से से पैर पटकती वॉशरूम में बंद होगी, जबकि जावर मुस्कुराता हुआ उठा। वो तो इसे तंग करने के लिए रात को इस लड़की की तरफ देख रहा था, जब मुस्कुरा कर इसे इशारे दे रही थी, और फिर कमरे में आकर बाकी कसर इसकी लाडली बहन ने पूरी कर दी। फ़ोन करके एक बार फिर से किंजिश करके इसका खूब दिमाग खाया, और अब वो दोनों इससे रूठ कर बैठ गई थी। लेकिन हनीमून के खूबसूरत दिनों में वो इसका रूठना अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उठा और इसे मनाने के लिए वॉशरूम के दरवाजे के पास आया। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बड़ी उम्र के आदमी हाथ में कुछ चॉकलेट्स के डिब्बे और ऐसे छोटे छोटे तोहफे लिए खड़े थे। ये कौन हो सकते थे और इसके घर पर क्यों आए थे? वो भी दावर की गैर मौजूदगी में से बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन इसके चेहरे पर एक शफीक सी मुस्कुराहट थी। देखने में वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं दावर हाजी के घर पर आया हूँ? इन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, जिस पर किंजिश ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। वालेकुम अस्सलाम जी, ये दावर हैजी का घर है, आप ठीक जगह पर आए। मैं इनकी बीवी हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा मैंने आपको नहीं पहचाना। वैसे इन्हें दरवाजे पर ही खड़े करके कहने लगी, क्योंकि वो ऐसे किसी अनजान शख्स को घर के अंदर नहीं आने दे सकती थी। मेरा नाम सैयद समान हैदरी है, मैं दावर का बाप हूँ। मेरा पोता 6 महीनों का हुआ है, तो सोचा कि इसके लिए कोई गिफ्ट ले जाता हूँ। अगर तुम माइंड ना करो तो क्या मैं बंदर आ सकता हूँ? इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो किंजिश ने लम्हे में इनका रास्ता छोड़ा था। वो मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखते अंदर दाखिल हुए, जहाँ दरवाजे की साइड से थोड़ा सा झांकता इन्हें अपना पोता नजर आया था। वो शाम को दावर को भी इसी तरह से वेलकम करता था। हर रोज़ वो इस दरवाजे के पीछे छुपकर छुपन छुपाई खेलता था, जिसके बाद और दावर इसकी बहुत सारी तलाश करने के बाद आखिर इसे ढूंढ निकालता, जिससे वो बहुत खिलखिलाता खुश होता था। अरे ये क्या बहू, मेरा पोता तो मुझसे छुप रहा है, ये तो बड़ी गलत बात है। ताहू जानू, आपके दादा बहू आपको ढूंढ निकालेंगे। कहाँ गया है मेरा पोता? यहाँ है, यहाँ। वो तेजी से अंदर दाखिल होते हुए इसे तेजी से ज़मीन पर रेंगते सोफे के पीछे छुपते देख चुके थे, लेकिन इससे पहले वो इसे पकड़कर उठा चुके थे, जिस पर ताहू खुश होता इनके सीने से लग गया। शायद इस नन्हे से बच्चे ने खून की कशिश को महसूस कर लिया था। वो इसे वालिहाना प्यार करते हुए सोफे पर बैठ गए थे, जबकि वो भी इनकी शर्ट के बटनों के साथ खेलता खुशी से इनसे प्यार ले रहा था।
जबकि किंजिश भी इन्हें देखकर बहुत खुश थी। शुक्र है आज दावर की फैमिली से कोई तो इसे देखने को मिला था, वरना जब से इसके साथ शादी करके इस घर में आई थी इसने सिवाय जायशा के और किसी को नहीं देखा था। जमान साहब ताहू के साथ ज़मीन पर बैठे इसका खेल समझ रहे थे, जो सेट के बहुत सारे स्लाइस उठाकर प्लेट में वापस रखता और फिर जो सबसे छोटा होता है इसे मुंह में डाल लेता। जो सेब के बहुत सारे स्लाइसेस उठाकर प्लेट में वापस रखता और फिर जो सबसे छोटा होता है इसे मुंह में डाल देता और फिर इनकी तरफ देखकर अपना इकलौता दान दिखाकर इनसे शाबाशी वसूल करता। जबकि किंजिश किचन में इनके लिए चाय बना रही थी, इनकी आवाज़ें से अंदर तक सुनाई दे रही थी। ताहू अपने दादा पोते के साथ बहुत खुश था। वो दादा पोता एक दूसरे में मसरूफ़ थे जब अचानक इन्हें महसूस हुआ कि कोई आ चुका है। जहाँ ताहू इसे देखकर खुशी से चहक रहा था, वहीं जमान साहब इसके करीब से उठ खड़े हुए थे। किसकी इजाज़त है आप यहाँ मेरे घर के अंदर दाखिल हुए? वो गहरी निगाहों से इन्हें देखते हुए सवाल कर रहा था। इसके चेहरे पर किसी तरह की कोई मोहब्बत, कोई हमदर्दी से ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। दावर, वो मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था बेटा, इसलिए मैंने सोचा कि ताहू से मिलता हूँ, इसलिए मैं यहाँ चला है। मुझे एक बार तुम्हें बता देना चाहिए था यहाँ आने से पहले, लेकिन शायद अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम मुझे यहाँ आने ना देते, इसलिए मैं तुम्हें बताए बिना यहाँ आ गया। और मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात भी करनी थी जायदाद के हवाले से। मैंने पेपर्स बनवाए थे और आधी जायदाद मैंने जावर के नाम कर दिया, बाकी तुम्हारे नाम। तुम्हारा हक देना चाहता था तुम्हें, लेकिन क्या मैंने आपसे कोई हक मांगा? नहीं ना। आपको ये गलतफहमी क्यों कि मुझे आपकी जायदाद चाहिए या फिर मुझे आपका साथ चाहिए या आपका नाम चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जमान हैदरी, आप गलत हैं। मुझे ना कल आपसे कुछ चाहिए था ना आज कुछ चाहिए। अगर आप मेरी माँ को कुछ नहीं दे सकते तो मुझे क्या देंगे? चले जाए मेरे घर से, ना तो मुझे आपकी ज़रूरत है और ना ही आपकी जायदाद की। लेकर जाए इन कागजात को भी अपने साथ यहाँ से, और ख़बरदार जो आइंदा आप मेरी फैमिली के आसपास भी है। दावर, ये आप क्या कह रहे हैं? वो हैरानगी से किचन के दरवाजे पर खड़ी अपने शौहर को सुन रही थी, जो इंतहाई गुस्से में इस बात का भी लिहाज नहीं कर रहा था कि सामने खड़ा शख्स इसका बाप है। तुम्हारे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर है कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। और आप खड़े क्या करें? खड़े क्या यहाँ? जाएँ यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए अपना कोई भी हक। अगर मैं आपको अपना बाप ही नहीं मानता तो आपसे किस तरह की कोई उम्मीद भी क्यों रखूँगा? वो अब तक लिहाज नहीं कर रहा था। जमान साहब सर झुकाए खामोशी से खड़े से सुन रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई मुजरिम अपनी सज़ा सुनता है। दावर, ये आप बहुत गलत करें, वो आपके बाबा, आप इनके साथ इस तरह से पेश कैसे आ सकते हैं? आखिर किंजिश से सब्र ना हो सका तो इसके सामने खड़ी होकर सवाल करने लगी। किंजिश, मैंने कहा कि इन सब चीज़ों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हटो यहाँ से और आप निकले मेरे घर से अभी और इसी वक्त। वो फिर से बदलिहाजी से कुर्राया था। बेटा तुम बीच में मत आओ, ये मेरा और मेरे बेटे का मामला, हम खुद हल कर लेंगे। माफ़ करना किंजिश, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ और तुम्हें पहली दफ़ा देख रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं कोई तोहफ़ा ही नहीं लाया, लेकिन अगली दफ़ा आऊँगा तो ज़रूर लेकर आऊँगा। वो दरवाजे से बाहर निकलते हुए इससे कहने लगे, लेकिन जाते जाते वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में ये भी दोहरा गए कि वो वापस ज़रूर आएंगे। और अब तो शायद वापस आए बिना गुजारा भी नहीं था, क्योंकि ताहू अब तक दरवाजे से झांक कर इन्हें जाते हुए देख रहा था। मेरे पोते का बहुत ख्याल रखना, तुम बहुत अच्छी हो बेटा, मेरे बेटे को कभी कोई दुख ना देना। मैं जानता हूँ तुम इसे कभी कोई तकलीफ नहीं दोगी, तुमने इसकी ज़िंदगी संवार दी है। मेरे यहाँ से जाने के बाद तो मेरे बारे में इससे कोई सवाल मत करना, मेरे जिक्र से डिस्टर्ब होता है। ये बात यही ख़त्म कर दो, मैं जल्दी तुमसे और अपने लाडले पोते से मिलने आऊँगा। वो प्यार से इसके सर पर हाथ रखते हुए वहाँ से निकल के, जबकि किंजिश इन्हें जाते हुए देखती रही। इनके कहने के मुताबिक इसका दावर से कोई सवाल करने का इरादा नहीं था और वो अंदर जा रही थी जब दावर से बाहर टहलते हुए फ़ोन कान से लगाए नजर आया। शायद वो किसी से बात कर रहा था। इसने अंदर आकर ताहू को देखा, जहाँ वो थोड़ी देर पहले अपने दादा के साथ खेल रहा था, वहीं अब कालीन पर लेट गया था। शायद वो भी अपने दादा के जाने की वजह से उदास हो गया था। जोया काफ़ी देर से इसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो न जाने कहाँ रह गई थी कि अब तक ना आई थी। और वो इतनी लेट तो नहीं होती थी। मैं इसके घर जाकर पता कर लेती हूँ, इसने सोचते हुए कदम काले गेट की तरफ बढ़ाए थे। वो पहले भी 2-4 दफ़ा इसके घर जा चुकी थी। इन दोनों की दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। किंजिश को भी इसका अपने घर आना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इन दोनों की दोस्ती पार्क की वजह से हुई थी, तो वो ज़रा पार्क में ही मिलना पसंद करती थी। इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो किंजिश से बहुत कुछ शेयर करना चाहती थी। एक तो इसे अपना भाई बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। कल रात को इसे काफ़ी देर तक फ़ोन करती रही, लेकिन शायद वो मसरूफ़ था कि इसने इसका फ़ोन नहीं उठाया, जिसकी वजह से वो इससे खफा भी हो रही थी। सुबह जब उठी तो इसके मोबाइल पर जावर का मैसेज आया हुआ था कि मोबाइल कमरे में था और मैं तुम्हारी भाभी को लेकर बाहर गया हुआ था, वापसी देर से हुई इसलिए फ़ोन नहीं उठाया, मेरी लाडो नाराज़ ना होना। और इसका मैसेज पढ़कर वो पुरसकून हो गई, लेकिन इससे नाराज़ होकर हर जाना लेना तो इसके रूल्स में शामिल होता था, इसलिए नाराज़गी तो पक्की थी। हाँ, लेकिन वो इससे बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। वो चाहती थी कि इसका भाई इसके पास हो। खैर कोई बात नहीं, वो जल्दी वापस आने वाला था और फिर से इसके साथ बहुत सारी शरारतें करने वाली थी। ज़ुबारिया की तो आजकल एक ही रूटीन थी, वो बाहर जाती और शाम तक वापस आती थी। किसी से कोई लेना देना नहीं था। इसकी मम्मा अक्सर इसे डांटती भी थी, लेकिन जिस दिन से इसने जोया को इग्नोर करना शुरू किया, जोया भी इसके मुँह नहीं लगती थी। और वैसे भी अब इसे ज़्यादा अच्छी दोस्त मिल के चुकी थी, तो इसे भी ज़ुबारिया की ज़रूरत नहीं थी। अब तो अगर ज़ुबारिया इसकी तरफ देखती भी तो वो भी चेहरा फेर कर निकल जाती और ज़ुबारिया भी इसकी इग्नोरेंस को बर्दाश्त कर रही थी। अच्छा, ज़ुबारिया वगैरह बंदे ना यही खुशी होना चाहिए।
वो अंदर दाखिल हुई तो इसे दूसरी तरफ रुख किए नजर आया। जोया के चेहरे पर दुनिया जहाँ की खुशी आई थी। वो भागते हुए इसके पास और पीछे से इससे लिपट गई। जावर भैया, आप मुझे सरप्राइज़ देने के लिए यहाँ तक आ पहुँचे। आप कितने अच्छे हो। आई लव यू सो मच। मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही थी। आप मेरे लिए लोची जोड़ा तो लाए हो ना? अगर नहीं लाए तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। हर बार मेरी चीज़ें लेना भूल जाते हो, और इस बार अगर भूले ना तो बाबा से आपको खूब डांट पड़वाऊंगी। लेकिन अभी नहीं था, अभी तो आप अभी भी आए हो, इसलिए मैं अभी आपकी सारी गलतियाँ माफ़। वो बेहद खुशी से चहकते हुए बोले जा रही थी, जबकि दावर से अपने से लिपटी इस छोटी सी लड़की को देख रहा था। इसने इसे अपनी तरफ मतवजा करना चाहा, जिस पर इसने खुशी खुशी ऊपर की तरफ देखा, लेकिन सामने अपने भाई की जगह किसी और आदमी को देखकर इसके औसान खता हो गए। वो वक्त के हज़ारवें लम्हे में इससे दूर हुई थी। आप तो मेरे भाई नहीं हो, इसने हैरानगी से कहा, जैसे खुद इस बात का यकीन ना हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? इसने खुद दरवाजे से देखा, जावर ही था। तो फिर ये आदमी बदल कैसे गया? जी मैं आपका भाई नहीं हूँ, और आप हैं कौन, और इस तरह से अंदर कैसे आई? अब वो सवाल करने पर आया था, क्योंकि इससे पहले तो वो खुद भी हैरान रह गया कि अचानक ये लड़की आकर इससे इस तरह से क्यों लिपट गई। आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा मेरे भैया। वो क्या है ना, मेरे भैया पिछले 15-16 दिनों से कहीं घूमने गए हुए और अभी तक इनकी वापसी नहीं हुई। वो अक्सर ऐसे ही ना कभी भी मुझे वापस आकर मुझे सरप्राइज़ दे दिया करते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप मेरे भैया हैं, और पीछे से आप बिल्कुल मेरे भाई जैसे लग रहे हैं। मैं बिल्कुल सच्ची बोल रही हूँ। इसने से यकीन दिलाने के लिए कहा था, जिस पर दावर बिना कुछ बोले सिर्फ हाँ में सर हिला गया। इसी दौरान किंजेश के जोया की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। अरे यार, मैं बस आने वाली थी पार्क में कि मेरे हस्बैंड घर वापस आ गए, इसलिए नहीं आ सकी। और तुम अंदर ही आ जाओ, मुझे पता था तुम मुझे वहाँ ना पाकर तुम खुद यहाँ आ जाओगी। मैं उसका हाथ थाम कर इसे अंदर ले गई थी, जबकि दावर भी इनके पीछे पीछे ही अंदर दाखिल हुआ। वो अब तक हैरानगी से देख रही थी, ये आदमी इसके भाई से कितना मिलता था, और पीछे से तो इसका भाई लगता था। ऐसा लगता था जैसे दोनों जुड़वा भाई हों, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क हो जिसे पहचाने जा सके। दावर नाम की हद तक इस लड़की से वाकिफ़ था। किंजिश अक्सर इस लड़की का जिक्र करती थी, जो कि बहुत थोड़े अरसे में इसकी पक्की वाली दोस्त बन गई थी। किंजिश की बातों से वो अंदाज़ा लगा चुका था कि वो लड़की किस तरह की होगी। इसके घर में इस लड़की का जिक्र ज़रूरत से ज़्यादा होता था, और ख़ासकर तब जब वो इसके साथ मोहब्बत भरी बातें करता, तब इसकी ज़्यादातर बातें जोया के बारे में होती थी। वो जोया को बीच से निकालने की कोशिश तो बहुत करता, लेकिन वो समझ चुका था जो शख्स किंजिश को अच्छा लगता है, इसकी तारीफ़ करने में वो कभी भी हिचकिचाती नहीं। अब चाहे वो इसका ताहू हो या इसकी प्यारी सी दोस्त जोया, वो लोग इसकी गुड लिस्ट में शामिल थे, जबकि अब तो एक और आदमी भी आ गया था जो कम से कम दावत की गुड लिस्ट में शामिल नहीं था, और वो नहीं चाहता था कि किंजिश कभी भी इनका जिक्र करे। लेकिन वो ये भी जानता था कि कम से कम इसकी बात वो हरगिज़ नहीं मानेगी। इसे इनका यूं घर से चले जाना बिल्कुल अच्छा ना लगा था, और इसका इरादा दोबारा इनसे मिलने का था। यहाँ तक कि इनको दरवाजे पर छोड़ते हुए इसने कहा, प्लीज़ अंकल, दोबारा ज़रूर आएगा। जो भी था, वो इस शख्स को अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी वजह से इसकी ज़िंदगी तबाह हुई थी। अब वो जायदाद के बहाने इस घर में आया था, तो लेकिन इसे किसी जायदाद का लालच नहीं था। वो ये पैसे लेने से साफ इनकार कर चुका था, तो अब इनके पास यहाँ आने की कोई वजह नहीं बनती थी। इसे ना आज इनकी दौलत चाहिए थी, और ना ही कल इस दौलत की वजह से इसमें 6 साल तक जायशा की बातों को बर्दाश्त किया था। वो सिर्फ इससे जायदाद मांगने का मुतालबा करती, और ये चीज़ें इसे पसंद नहीं थी। अगर वो इस शख्स से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता था, तो इसकी जायदाद से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन अब वो ये शख्स यहाँ तक आ गया था, और तो जाते हुए वो कागजात भी छोड़ गया जिसमें इसके हिस्से की सारी जायदाद का जिक्र था। इसने अपनी आधी जायदाद इसके नाम की थी, जबकि आधी जायदाद अपने दूसरे बेटे के नाम। इसके अलावा जो ज़मीन और इसकी हवेली थी वो अपनी बेटी के नाम कर चुका था, लेकिन दावर इसे जवाब दे चुका था कि इसे इन सब चीज़ों में से कुछ नहीं चाहिए। वो अपनी मेहनत से हासिल किए हुए घर में बहुत खुश है। इसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत से कमाई हुई बाइक भी इसके सफ़र को बेहतरीन बना सकती है। और वो जानता था कि इसकी बीवी को भी इन सब चीज़ों का लालच नहीं। तो ये तो ज़मान हैदी की गलत फहमी थी कि वो जायदाद के कागजात लेकर इसकी ज़िंदगी में वापस आकर अहमियत हासिल कर सकते हैं। तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो, क्योंकि बात है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। वो जोया का हाथ थामे हुए इसे पूछने लगी, जिस पर जोया फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। इसका ध्यान भटक भटक कर इस आदमी की तरफ जा रहा था, जो थोड़ी दूर सोफे पर बैठा अपने बेटे से बातों में मगन था। तुम्हें पता है, ये जो तुम्हारे हस्बैंड है ना, बिल्कुल मेरे भाई जैसे लगते हैं, और पीछे तो सच्ची मुझे ऐसा लगा मेरे भैया ही खड़े हैं। मैं ना भाग कर इनसे लिपट गई, और फिर बाद में मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि ये तो मेरे भैया है ही नहीं। रुको, मैं तुम्हें अपने भैया की फ़ोटो दिखाती हूँ। वो जल्दी से अपने बैग से फ़ोन निकालते हुए जावर की तस्वीर निकाल कर इसे दिखाने लगी। इसने एक तस्वीर को देखा। हाँ, ये कहा जा सकता था वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। किंजिश खुद भी तस्वीर देखकर हैरान हुई, लेकिन इतना नहीं जितना कि जोया। शायद जोया ने इसे लाइव देखा था, और अब तक इसके भाई को नहीं देख पाई थी। लेकिन जो भी था, वो मुशाबित रखते थे, और बहुत ज़्यादा रखते थे। देखा कितने मिलते हैं ना मेरे भाई तुम्हारे हस्बैंड से। तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या, और ये काम क्या करते हैं? मेरे भैया पुलिस में है। मोबाइल वापस रखते हुए इसे बताने लगी, जबकि किंजिश पहले भी इसे बता चुकी थी कि अपने हस्बैंड का नाम भी और इसका काम भी, लेकिन जोया शायद अपने जहन से निकाल चुकी होगी। इसने मुस्कुराते हुए इसे दोबारा बताया, मेरे हस्बैंड का नाम दावर हैदी है, और वो भी पुलिस में ही है। आज इत्तेफाक से इनकी वापसी जल्दी होगी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकी। इसने मुस्कुराते हुए बताया, जबकि जोया इसके नाम पर अटक गई। दावर हैदरी,
ये नाम मैंने कहीं सुना हुआ है, इसने सोचते हुए कहा, जिस पर किंजिश अपने माथे पर हाथ मारा। बेवकूफ़ लड़की, मैंने बताया हुआ है तो मैं अपने हस्बैंड का नाम, इसने हंसते हुए कहा था। नहीं नहीं किंजी, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने इनका नाम कहीं और पर सुना, पर कहाँ ये मुझे याद नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुको, वो मुझे याद करने दो। इनका नाम मैंने अपने घर पर ही सुना है। वो सोचते हुए से कहने लगी, जबकि किंजिश भी इसे देखने लगी। इसके घर में भला कोई इसके हस्बैंड का नाम क्यों लेगा, वो भी सोच रही थी, जब अचानक ही ताहू के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मम्मा, बब्बा, बाबू। वो रोते हुए से पुकार कर दावर की शिकायत लगा रहा था, जबकि किंजिश तेज से इसके करीब से उठती दावर की जानिब भागी। दावर, क्या करते हैं आप, क्या किया आपने? वो अपने मासूम से बेटे के गाल देखते हुए पूछने लगी, जहाँ पर शायद दावर ने इसे ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती से प्यार किया था। अरे मैंने क्या किया इसे, मुझे देखो, गाल पर काटा अपनी इकलौती दांती से, मैंने तो सिर्फ प्यार किया। और इनके नाम का रोना शुरू हो गया। अपनी बारी पर प्यार बर्दाश्त नहीं होता इन जनाब से। इसने सीरियस अंदाज में मुझे काटी की है और मैंने सीरियस में मुझे काटी किया और मैंने मजाक में से बदला ले लिया। अब अपनी बारी में तो मजाक भी बर्दाश्त नहीं करता। वो बड़े मजे से कुछ फासले पर खड़ा बोल रहा था, जबकि दूर खड़ी जोया खिलखिलाई जा रही थी। एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो तेजी से आगे बढ़ रही थी कि आज इसने एक होटल में अपने लिए रूम बुक करवाया था। रूम बुकिंग करके वो वापस अपना सामान लेने के लिए घर जा रही थी, जब अचानक एक लड़का इसके सामने आकर कहने लगा, जी कहें क्या मैं आपको जानती हूँ? जायशा कन्फ्यूज से इसे देखकर पूछने लगी, क्योंकि अब तक वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो थी नहीं कि वो सड़क पर चलता इसे पहचानता था। इसका ड्रामा बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुका था और दूसरे ड्रामे से इसे निकाल दिया गया था। इस तरह राह पर चलते किसी का भी इसको पहचान जाना कोई मामूली बात नहीं थी। क्या आप दावर हैदरी की बीवी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगा, जिस पर जायशा ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। इसके पास अब तक की पहचान मौजूद थी। दावा तलाक के कागजात तैयार करवा रहा था और इसने कहा था वो शाम तक पेपर्स ले आएगा, लेकिन इससे पहले वो पेपर्स लाता वो घर छोड़ चुकी थी। हाँ, वो नहीं चाहती थी कि दावर का नाम इसके नाम से अलग हो, इसलिए इसने खामोशी से दावर का घर छोड़ा था और अपना घर छोड़ने वाली थी। वो अभी इस लड़के से कुछ कहने वाली थी कि इस लड़के ने अपने हाथ में पकड़ी कोई चीज़ इसके नाक पर रख दी। फिर क्या हुआ, इसे कुछ होश नहीं था। वो खामोशी से इसके कमरे में आई थी और वहाँ पर पड़ी ब्लू फाइल पर दूसरी ब्लू फाइल रखती थी। इसने इसके ऊपर एक चिट भी कर लगाई थी, बिल्कुल वैसी जैसे इस दूसरी ब्लू फाइल पर लगी हुई थी, और फिर खामोशी से इस फाइल को छुपाकर कमरे से निकल गई। ज़ुबारिया, कहाँ जा रही हो? आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? घर पर क्यों नहीं होती हो तुम सुबह घर से निकलती हो, रात के घर वापस आती हो। तुम्हारे भाई ने हमें कम जलील कर रखा कि तुमने भी ये उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी। वो बाहर निकली थी जब मामा से डांटते हुए बोली, तो क्या चाहती हैं आप? घर में बैठ जाओ, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना छोड़ दूँ मैं? वैसे भी आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो कम से कम मुझे मेरी मर्ज़ी से तो जीने तो दे। हर बात में रोक टोक, हर चीज़ में पूछताछ, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है मामा। और वैसे भी आपको अपनी औलाद से ज़्यादा दूसरों की औलाद अजीज़ है, तो बेहतर है कि ये सवाल जवाब भी इन्हीं से करें। वो फिर बात ख़त्म करते फाइल छुपाती देरी से वहाँ से निकल गई थी, जब घर के अंदर दाखिल होते हुए जावर सहरविश को देखा। सहरविश के चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत और शर्मा हया के रंग थे। इन दोनों को एक साथ देखकर इसका दिल बहुत बुरी तरह से जला, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट से जाकर इन दोनों को इसने वेलकम किया, क्योंकि अब ये सब कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। वो राहिल का काम कर चुकी थी, तो मतलब साफ था कि अब इसका भी काम तकरीबन हो ही चुका था। अब जल्द ही सहरविश जावर की ज़िंदगी से निकल जाने वाली थी और फिर जावर पर सिर्फ इसका हक होना था। वो मुस्कुराते हुए सहरविश के गले लगी और जावर से भी हाथ मिलाया। इसके अंदाज पर जावर ने भी खुशदिली से इसे हाथ मिलाता घर के अंदर दाखिल हुआ, जबकि जोया से सीढ़ी से देखते भागते हुए इसके सीने से आ लगी। भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत 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 ज़्यादा। और सैरी, मैंने तुम्हें भी बहुत मिस किया, लव यू सो मच। वो इससे मिलते हुए इसका गाल चूम चुकी थी, लेकिन वो तो शायद इससे खफा थी, इसलिए चेहरा फेर कर नाराज़गी जताने लगी। मुझे क्यों याद किया मैडम ने? आपको तो अच्छी दोस्त मिल गई है। 24 घंटे तो आप इसी की बातें करते नहीं थकती, तो फिर मेरी याद कैसे आएगी? हटो पीछे, सब जानती हूँ मैं। यार नहीं, गद्दार हो तुम। मेरी जगह तुमने किसी और को दे दी और अब तुम मुझे से झूठी मोहब्बत जता रही हो। बिल्कुल भी नहीं करती तुम मुझसे प्यार, बिल्कुल भी प्यार नहीं करती तुम मुझसे। वो गुस्सा जताते हुए बोली, नहीं नहीं सैरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन किंजी से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। वो भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन तुम्हारी जगह कोई थोड़ी रह सकता। तुम मेरी भाभी हो। वो इसके गिर्द बाहों का घसार तंग करते हुए पीछे काटते हुए बोली, पक्की बात है ना? इसने उंगली दिखाकर यकीन दहानी करनी चाहिए, जिस पर जोया ने जोरों शोर से हाँ में सर हिलाया था। इन दोनों की लड़ाई पर और जावर सख्त बेमजा हुआ। कैसी नंद भाभी थी, इतनी जल्दी मान गई? वो तो मैदान जंग में चलने वाली किसी बड़ी लड़ाई का मुंतज़िर था। जोया, तुमने मेरा काम कर दिया था ना? इसने जोया को देखते हुए पूछा, जिस पर जोया ने हाँ में सर हिला दिया और इसके साथ ही वो सबसे मिलकर घर से बाहर निकल गया। इस लड़के को एक पल का सुकून नहीं है, मजाल है जो थोड़ी देर यहाँ रुक जाता। नहीं मामा, ऐसा नहीं बोलते, भैया किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए गए हुए, आपको इनके लिए दुआएं करनी चाहिए। जोया ने देखते हुए बोली, तो अम्मी इसकी बात पर हैरान रह गई। कहाँ वो खुद इनकी हाँ में लाते हुए अपने भाई के काम को गलत कहती थी, और कहाँ आज वो इनका साथ देने के बजाय जावर की हमायत कर रही थी। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मुझे लग रहा है कि वो जो इसने बातें सुनी थी वो जोया थी, और अब इसी सिलसिले में कोई फाइल के सिलसिले में कोई वो गेम पड़ी है।
अच्छा जी, कौन हो तुम लोग और कहाँ हूँ मैं? इसे होश आया तो वह कुर्सी पर बंधी हुई थी। इसके तकरीबन कुछ फासले पर 4-5 लड़के ताश खेलते हुए शायद नशा कर रहे थे। अरे वो भी बता देंगे, परेशान क्यों हो रही हो? अभी तो ये शुरुआत है, सब जान जाओगी, सब्र रखो। इनमें से एक लड़के ने इसे देखते हुए जवाब दिया था। मैं पूछती हूँ कौन हो तुम लोग और क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? जवाब तो पढ़ना तुम लोग के हक में बेहतर नहीं होगा? इसने गुस्से से इन्हें देखते हुए कहा, जिस पर वो सब कहका लगाकर हंसने लगे जैसे इन्होंने कोई जोक सुनाया था। वो कोशिश करते हुए रस्सियाँ खोलने लगे, लेकिन ये सब इसके बस से बाहर था। वो लोग एक दूसरे को इशारा करते थे, इनकी हरकतों पर गौर करने के लिए कह रहे थे, जबकि बाकी सब हरकतों से ज़्यादा इसके जिस्म पर गौर कर रहे थे, जिसने आज तक अपने आप को छुपाने की गलती नहीं की थी। सफ़ेद रंग की शर्ट के साथ वो नीली जीन्स में इस वक्त इनके लिए खुली तिजोरी से कम ना थी। वैसे मानना पड़ेगा, इंस्पेक्टर ने अपने घर में माल छुपा कर रखा है। वैसे तो बड़ा दीनी मजहबी बनता है, अपनी बीवी पर लगता है कभी गौर नहीं किया, शायद इसे अपनी बीवी ऐसी पसंद होगी। इनमें से एक लड़के ने इस पर कमेंट पास करते हुए कहा तो एक पल में इसे शर्मिंदगी ने आन घेरा। इसने लड़कों की नज़रों के ताक़ुब में देखा तो शर्मिंदगी से दोबारा इनकी तरफ न देख सकी, लेकिन काश यही शर्मिंदगी से तब होती जब वही लिबास पहनकर घर से बाहर निकली थी। हाँ तो बोल जाने मन, अपने शौहर का नंबर बोल जो तुझे यहाँ से बचा कर ले जाएगा। वैसे हमारा तो कोई इरादा नहीं है तुझे यहाँ से भेजने का, लेकिन अगर ये सारी प्लानिंग ना होती तो हम तुझे इतनी आसानी से वापस ना जाने देते। लेकिन मजबूरी है, तुझे मोहरे के तौर पर हमें इस्तेमाल करने की इजाज़त है, लेकिन दावर हैदरी की मौत के बाद तेरे इस हुस्न को खराज तहसीन ज़रूर पेश करेंगे हम। इनमें से एक लड़का इसके करीब बैठते हुए इत्मीनान से बता रहा था। क्या दावर की मौत? तुम लोग दावर को मारना चाहते हो? लेकिन क्यों? तुम लोग इनकी जान क्यों लेना चाहते हो? बताओ मुझे। वो परेशानी से इन लोगों से सवाल करने लगी। पूछ तो ऐसे रही है जैसे ये पूछेगी और हम इसके हुक्म के अमल करके फ़ौरन बता देंगे, पर घबराने वाली कोई बात नहीं। हम तुझे तो बता ही सकते हैं, तेरे शौहर ने हमारा सारा काम तबाह कर रखा है, हमारा अरबों का नुकसान कर दिया और अब भी नुकसान ही किया जा रहा है। हमारा कोई भी काम इसकी वजह से मुकम्मल नहीं हो पा रहा और अब इसे सज़ा देने का हक का वक्त आ गया। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका तो अब वो अंजाम करेंगे जो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। और एक बार यहाँ पहुँचे तो सही, तो बस जल्दी से हम इसका नंबर बता। वो इसे देखते हुए कहने लगे। मैं नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं पता, वो इनकार करते हुए बोली, जब अगले ही लम्हे सामने खड़े लड़के ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। कैसी बीवी है तू? तुझे अपने शौहर का नंबर नहीं पता? और तुझे क्या लगता है अगर तू उसका नंबर नहीं देगी तो क्या हम इसका नंबर हासिल नहीं कर पाएंगे? बेवकूफ़ लड़की, वो पुलिस वाला, हर मुजरिम के मोबाइल में इसका नंबर है। बड़ी गाल है। हम तो बस इसलिए तुझसे मांग रहे थे कि देखना चाहते थे कि बीवी अपने शौहर से कितनी मोहब्बत करती है। तुझे तो अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन अफसोस आज तो बेवा हो जाएगी। वो फ़ोन कान से लगाते हुए इसे कहने लगा, जब जायशा कहने लगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें ये सब कुछ करने का, क्योंकि वो मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करते, इन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो अपनी दूसरी बीवी से। हाँ मैं सच कह रही हूँ, इन्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो वो तलाक देने वाले थे, बल्कि कागजात भी तैयार करवा चुके थे। वो मुझे बचाने के लिए कभी यहाँ नहीं आएंगे। तुम लोग सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। वो इन्हें देखते हुए बताने लगी। वो नहीं चाहती थी कि दावर इस मुसीबत में कभी भी आए। हाँ वो इस वक्त खुद भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी, लेकिन सच यही था कि इसे किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसाना चाहती थी। वाह क्या कहानी बनाई है अपने शौहर को बचाने के लिए। कोई बात नहीं, हम फिर भी आजमाएंगे, बड़ा अच्छा इंसान है, बीवी की खातिर ना सही एक इंसानियत की खातिर यहाँ ज़रूर आएगा। वो बोला था जबकि जायशा दुआ मांग रही थी कि जावर फ़ोन ही ना उठाए। हेलो। अपने नंबर पर अनजान नंबर से फ़ोन आते देखकर इसने फ़ौरन उठा लिया। ये कोई नई बात नहीं थी, इसके काम में ऐसे अनजान नंबर से फ़ोन आना एक आम सी बात थी। तुम्हारी बीवी हमारे कब्ज़े में, अगर इसकी जान बचाना चाहते हो तो हमारी बुलाई हुई जगह पर अभी पहुँचो, वरना तुम्हें तुम्हारी बीवी की लाश मिलेगी। दूसरी तरफ मौजूद लड़का इसे धमकी दे रहा था, जबकि फ़ोन कान से लगाए सामने ताहू और किंजिश को खेलते हुए देख रहा था। इसकी बीवी तो इसके सामने थी, तो फिर वो कौन सी बीवी की बात कर रहा था? कहीं जायशा तो इनके कब्ज़े में तो नहीं थी? क्या चाहते हो तुम लोग? इसने कुछ सोचते हुए पूछा। चाहते तो हम तुम्हारी मौत है दावर हैदरी, लेकिन ये सब बातें तुमसे मुलाकात पर होंगी, इसलिए लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम फ़ौरन यहाँ पहुँचो अगर अपनी बीवी की जान बचाना चाहते हो तो। वरना तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत पुरकशिश भी है, और इसकी कशिश का हम सबको अपनी तरफ खींच रही है। वो आदमी एक भरपूर नज़र जायशा की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया ना तो तुम्हारे इस दुनिया में आखिरी दिन होगा, ये बात याद रखना। वो गुस्से से ठाड़ा था। नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे दावर हैदरी, इतना भी बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। बस हम जहाँ बुला रहे हैं खामोशी से वहाँ चले आओ, वरना हो सकता है तुम अपनी बीवी का आखिरी दीदार भी नहीं कर पाओ। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो चुका था, जबकि दावत तेरी से अपने घर से निकला था। क्या तुम लोग राहिल भाई के दोस्त हो? वो एक ज़ेरे ज़मीन तमीर प्लाजा में दाखिल होते हुए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर आई थी। तेरे तो पुराने तेरे खूब बहन भाईचारा निभाया। इसे हर फ्लोर पर काफ़ी फासले पर खड़े गुंडे-नुमा लड़के नजर आ रहे थे, लेकिन बिना किसी को भी मुखातिब किए वो राहिल के कहने पर सीधी ऊपर वाले फ्लोर पर चली गई थी और वहाँ कुर्सी पर बैठे आदमी से सवाल करने लगी थी, जिसने पहले तो सर से पैरों तक इसे देखा था। क्या बात है, राहिल ने तो हमें कभी बताया नहीं कि इसकी बहन इतनी खूबसूरत है। कुर्सी के पास खड़ा नौजवान इसे देखते हुए बोला तो जुबारी ने गुस्से से देखा। शट अप बदतमीज इंसान, मैं तुम्हारे दोस्त की बहन हूँ, इसने गुस्से से जताया। दोस्त? कौन सा दोस्त जाने मन? इसी दोस्ती की वजह से तो आज तक हम इतना नुकसान उठा रहे हैं। इसी दोस्त की वजह से दावर हैदी हमारा करोड़ों का नुकसान कर चुका, और तुझे क्या लगता है कि हम इसे ज़िंदा छोड़ देंगे?
हम तो सिर्फ और सिर्फ इस फाइल के लिए अब तक ज़िंदा रखे हुए थे, वरना वो इसे पुलिस कस्टडी में ही जान से मार चुके होते। क्योंकि जितना नुकसान वो हमारा करवा चुका है ना, इसे 10 बार मौत दी जाए तो भी वो भी कम है। वो आदमी उठकर इसके सामने आता हुआ इसे राहील की असल औकात बता रहा था। क्या मतलब तुम लोगों का, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसने गुस्से से देखते हुए फाइल अपने पीछे करना चाहिए, लेकिन इससे पहले वो आदमी फाइल छीनकर दूसरे आदमी को दे चुका था। भाई ये फाइल तो गलत है, इसमें तो सब्जी और रंगों के नाम लिखे हुए हैं, इसमें तो हमारे आदमी की डिटेल ही नहीं है। और ना यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पुलिस किन किन लोगों को अपनी हिरासत में ले चुकी है। इस आदमी ने इसके सर पर धमाका किया था, जब अगले ही लम्हे जुबारिया के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा लगा, क्योंकि वो फाइल यहाँ गलत फाइल ले आई थी, यानी कि इसने इनके साथ गद्दारी की थी। असल फाइल कहाँ है बताओ, असल फाइल कहाँ छोड़ कर आई हो? वो इसके मुंह पर थप्पड़ लगाता इसके हाल बिगाड़ चुका था। इन लोगों को किसी भी कीमत पर फाइल चाहिए थी। बहुत चंगा है जुबारिया बीबी ने, मैं असली फ़ाइल लेकर आई हूँ, मुझे नहीं पता वो किधर है। वहाँ और कोई फ़ाइल नहीं थी और ना ही भाई ने मुझे और कोई फ़ाइल लाने के लिए कहा। मैंने कहा ना, जोया ने वो फ़ाइल गायब कर दी है। वो परेशानी से इन लोगों को अपनी सफाई देने लगी, लेकिन इनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो इस पर हरगिज़ यकीन नहीं कर रहे। देखो लड़की, अगर अपनी जान चाहती हो तो जितना जल्दी हो सके वो फ़ाइल हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारे इतने टुकड़े करेंगे कि तुम्हारे घर वालों भी गिन नहीं पाएंगे। वैसे धमकी देते हुए बोला, भाई अब परेशान मत हो, फाइल मिल जाएगी, क्योंकि दावर हैदी खुद आ रहा है यहाँ। हमने उसकी बीवी को अगवा कर लिया, अब हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी बीवी के माथे पर गन रखकर सारे राज उगलवा लेंगे, और वैसे भी यहाँ पर दावर की मौत हुई नहीं, ये केस यहीं पर बंद हो जाएगा, क्योंकि दावर की मौत के बाद इस केस पर कोई हाथ नहीं डालेगा। इसके अलावा इस केस में हमें और कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर दावर ही निकल गया तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दावर हैदी अभी बहुत केसेस में शामिल नहीं है। इसने अभी तक सिर्फ 4 से 5 केसेस पर ही हाथ डाला, और वो भी कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि इसके पीछे दावर हैदरी का हाथ था। मेरे ख्याल में इन दोनों का आपस में कोई बहुत बड़ा कनेक्शन है। शक्लें भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं और सरनेम बिल्कुल एक जैसा। कहीं ये दोनों भाई तो नहीं? वो कुछ सोचते हुए कहने लगा। अरे इनके भाईचारे से हमें क्या लेना देना? दावर हैदरी को इस केस से हटाओ, और ताकि हम अपना काम आसानी से कर सकें। इसकी वजह से बहुत नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं, अब हम नुकसान नहीं उठा सकते। वो भी बोल रहे थे जब दूर से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर पुलिस ने हमला कर दिया। बॉस, कहीं दावर हैदरी ने हमारे साथ डबल गेम तो नहीं किया? मैंने इसे बताया था कि किसी भी होशियारी के इंतजाम में इसकी बीवी हमारे हाथों ज़ाया हो जाएगी। इस आदमी ने इसे देखते हुए कहा, जबकि वो इसे वहाँ से निकलने का इशारा कर रहा था। यार आज पता नहीं क्या हो गया, आज मुझे 11 बजे नींद आ गई है। चले पढ़ते हैं जल्दी से एपिसोड अपनी, आज ही नावल एंड करना है इंशाल्लाह। वो लोग इस जगह पर हमला कर चुके थे और इन लोगों को इस बात का गुमान तक नहीं था कि वो अपने ही जाल में इस तरह से फंस जाएंगे। इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने दावर को अपनी लोकेशन तो सेंड की थी, लेकिन राहील की बहन को भी इसी जगह पर बुलाया जहाँ वो पिछले 3 महीने से कब्जा जमाए बैठे थे, और अब के पुलिस की नज़र में इसी जगह ना गुजरी थी, और अब यहीं से शायद इनके जनाजे उठने वाले थे। दावर सीधा अपने ऑफिस गया, क्योंकि इसे शक था कि जायशा को किडनैप करने वाले लोग वही हैं जिनका ताल्लुक राहील के केस से था। वो राहील से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने में कामयाब ना हो पाए थे, और ऐसे में वो इन लोगों की सिर्फ एक गलती का इंतजार कर रहे थे, और अब वो लोग गलती कर चुके थे। दावर की कज़न को इन लोगों ने वहीं बुलाया था। वो जान चुके थे कि इस वक्त इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत दावर है, और वो दावर को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना चाहते थे। इन लोगों का मकसद सिर्फ दावर को इस केस से हटाना था। वो समझ चुके थे कि अब राहील भी इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। वो राहील को भी जल्दी ख़त्म करने वाले थे, लेकिन ऐसा तब तक मुमकिन नहीं था जब तक वो राहील से ये ना जान ले कि इसके कितने लोगों को गिरफ्तार लिया गया और कितने लोगों की मालूमात इन तक पहुंच चुकी है। इसके लिए ज़रूरी था कि वो फाइल इनके पास आ जाए, और वो फाइल इन लोगों ने राहील को दी हुई थी, जो राहील के कमरे की तलाशी के दौरान जावर हासिल कर चुका था, जो शायद आज इन लोगों के हाथ लग जानी थी। लेकिन जुबारी ने सिर्फ इसके कमरे से फ़ाइल चुराई थी, ये नहीं देखा कि फ़ाइल कौन सी है। जबकि इसे राहील से बातें करते हुए इस रात जोया ने सुन लिया था, और इसे अगले ही दिन इसने अपने भाई को फ़ोन करके जुबारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। देखा, मैंने कहा था नहीं, ये सब जोया ने किया। जिसके बाद उसने जोया से कहकर वो फाइल वहाँ से गायब करवा दी थी, और जोया ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया था, जिसकी से बहुत ज़्यादा खुशी भी थी। जुबारी फाइल वो लोग छीन चुकी थी, और वो इसे बात पता चल चुकी थी राहील की इन लोगों की नज़रों में क्या औकात है। वो राहील को ख़त्म करने वाले थे, और वो फजूल में इसे इतनी सारी उम्मीदें दिलवा कर बैठा हुआ था। वो अपने मतलब की वजह से आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। ये लोग इसके साथ कुछ भी कर सकते थे, और जिन गलीज निगाहों से इसे देख रहे थे, इनकी निगाहों का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय सब्र और दुआ के। वो दुआ मांग ही रही थी कि कहीं से जावर आकर इसे बचा ले। पुलिस ने इस एरिया को चारों तरफ से घेरा हुआ था। इस पूरे प्लाजा में इन लोगों ने इन सब बुरी तरह से फंसा दिया था। यहाँ कम से कम 40 से ज़्यादा लोग थे, और इन सबको सही सलामत पकड़ना चाहते थे। ये बहुत बड़ा नेटवर्क था, इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल था, और वो हर एक को पकड़ लेना चाहते थे। सबसे जो बड़ा मसला था वो ये था कि अंदर जायशा और जुबारियाँ थी, जिन्हें वो सही सलामत निकालना चाहते थे। वो दोनों बेशक इनकी ज़िंदगी में अहम नहीं थी, लेकिन इंसानियत के नाते इन लोगों को यहाँ से निकालना इनका सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ था।
जिसे वो दोनों ही निभाना चाहते थे और ऐसे में ज़रूरी था कि वो बहुत एहतियात से काम लें। सबसे पहले अंदर कौन जाएगा और बाहर कौन कौन रुकेगा, इस चीज़ का फैसला करना था, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वो ज़ावर ज़ैन को अपने पीछे आने का इशारा करता खुद आगे खड़ा था, लेकिन वो पहले फ्लोर पर जाकर रुक गए थे। ऊपर लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और ऐसे में वो किसी तरह की गलती नहीं कर सकते थे, इसलिए दावा ने इन दोनों को यहीं रुकने का कहा और अपने पीछे आते ऑफिसर्स को भी इन दोनों को फॉलो करने के लिए कहा और खुद इसका ऊपर जाने का इरादा था। क्योंकि ये बात वो समझ चुका था कि इस वक्त वो सब लोग एक ही फ्लोर पर हैं, शायद ऊपर आखिरी फ्लोर पर। दावा ने अकेले ऊपर जाने का फैसला कर लिया था। सब इसके अंडर इस मिशन पर काम कर रहे थे, इसलिए कोई भी इसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था। जबकि इतनी खतरनाक जगह पर जावर को इसके अकेले जाने पर एतराज़ हो रहा था, लेकिन इसके एतराज़ को खाते में लाए बगैर वैसे इशारा करता ऊपर की जानिब बढ़ चुका था। इसके ऊपर जाते जावर ने एक नज़र जैन को देखा, जो दूसरे सिपाहियों को हिदायत दे रहा था। वो बिना इसकी इजाज़त दावर के पीछे चला गया। खून जोश मार रहा जावर साहब था। मैंने तुम्हें अपने पीछे आने से मना किया था। इसे अपने पीछे आता देखकर वो ज़रा गुस्सा हुआ। मैं आपको अकेले ऊपर नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। आप मुझे लेकर जाएं या ना जाएं, मैं हर कीमत पर आपके साथ रहूंगा, इसने जिद्दी अंदाज में कहा और दावर ने गुस्से से देखा, फिर सर छटक कर आगे बढ़ने लगा। इसके पीछे आने पर इसने दोबारा कोई एतराज़ नहीं किया था, जबकि इनके पीछे पीछे ही बाकी ऑफिसर्स भी सीढ़ियाँ तय कर रहे थे। एहतियात से काम लेना, किसी तरह की कोई गलती मत करना, इसने छठे फ्लोर पर कुछ लोगों के पैर देखते हुए इसे पीछे करते हुए कहा। तो जावर ने हाँ में सर हिलाया। वो भी शायद इन लोगों के पैरों को वो भी देख चुका था, लेकिन इनके अंदाजे के ऐन मुताबिक वो भी सहम कर बैठे हुए थे। मतलब साफ था कि वो जान चुके कि यहाँ से बचना इनके लिए मुमकिन नहीं। 40 लोग थे, जबकि दावर अपने साथ 20 मेंबर्स की टीम लेकर आया था। ये कोई छोटा नेटवर्क ना था जिस पर वो रिस्क लेता। इस केस में वो लोग पिछले 6 महीनों से काम कर रहे थे, जो नाम इनके इस केस में सामने आए थे, वो जानकर दम खुद आएंगे। हम लोग इनके पैरों पे गोलियां मारेंगे। गोली इनके जिस्म पर कहीं भी नहीं लगनी चाहिए। ज़ुबान काम करनी चाहिए, क्योंकि ज़ुबान के बगैर वो ना तो गवाही दे पाएंगे और ना ही हमारे किसी काम के रहेंगे। इसने पीछे जावर को देखते हुए बोला, जिसने हाँ में सर हिलाते हुए साथ ही छठे फ्लोर पर कदम रखे थे। इन दोनों ने अपने रिवॉल्वर पर सलेंसर लगाकर लोगों की टांगों पर गोली चला दी और वो बेबसी से ज़मीन पर लेटे कराह रहे थे। इनके असले को एक तरफ करते दावर इसे अपने पीछे आने का इशारा कर रहा था, जबकि जावर इन लोगों पर खूब हाथ साफ करता आगे बढ़ रहा था। और जावर दी जी ट्रेनिंग ली थी ना, दावर को काम आ रही। इनका मकसद इनके बॉस को सही सलामत गिरफ्तार करना था। वो इसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, ताकि आगे इनके लिए आसानी रहे। लेकिन इनके पास लिस्ट भी मौजूद थी, अगर ये आदमी मर भी जाता है तो इनको कोई नुकसान न था। इसलिए दावर ने इससे कहा था कि अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा उछल कूद करे तो इसके पैरों पर गोली मार देना, और जावर इस हुक्म पर बहुत खुश हुआ था। इन 40 में से तकरीबन 12 लोगों को वो ठिकाने लगा चुके थे और तकरीबन सारे ही पीछे आते ऑफिसर्स के हाथों गिरफ्तार भी हो चुके थे। अब वो बिल्कुल आखिरी फ्लोर की तरफ बढ़ रहे थे और वहाँ पर बहुत सारे गुंडे थे, जिनसे बचकर लोगों ने अपना काम करना था। जहाँ दावर को जायशा की फ़िक्र थी, वहीं जावर को ज़ुबारिया की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि जो भी था वो इन दोनों के इरादे से यहाँ लाया गया था और उन्हें किसी बड़े नुकसान से तो चार नहीं होने दे सकते थे। ऐसे में इन दोनों को यहाँ से सही सलामत निकालना इनका फ़र्ज़ था। ये तो शुक्र था कि घर में अभी तक ये बात कोई भी नहीं जानता था, वरना ज़ुबारी की तरह की हरकत पर न जाने लोगों का क्या रिएक्शन होता। जावर यही सोच रहा था कि अगर वो ज़ुबारिया को यहाँ से निकालने में कामयाब हो गया तो वो इसे इस बात के बारे में घर में किसी को भी बताने से मना कर देगा। अभी वो यही सोच रहा था जब अचानक किसी ने पीछे से इसकी कनपट्टी पर बंदूक रखी। इसने पीछे देखा तो एक आदमी खड़ा था, जबकि दावर इसके आसपास कहीं पर भी नहीं था। तो तुम हो वो ऑफिसर जिसने हिम्मत करके यहाँ तक आने की गलती की है। आ जाओ, आज तुम्हें दिखाते हैं कि तुमने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है। वो इसकी कनपट्टी पर जोर डालता रहा, जबकि वो परेशान था कि दावर की तरफ गायब हो गया। लेकिन अभी तो इसके साथ ही था। शुक्र था वो पहले हट गया। इस आदमी को शायद यही पता था कि यहाँ तक सिर्फ जावर ही आया। वो आदमी जावर की कनपट्टी पर बंदूक रखे से पकड़कर अंदर ले गया, जब जावर अपने दोनों हाथ हवा में ऊंचे किए हुए इसके आगे आगे चलता। इनके बॉस के सामने आ बैठा, जहाँ एक कुर्सी पर ज़ुबारिया और दूसरी कुर्सी पर जायशा बैठी हुई थी। इसने एक नज़र ज़ुबारिया के चेहरे को देखा और इसकी नज़रों का मफहूम समझकर गर्दन झुका रही थी। यहाँ आकर इसने कितनी बड़ी गलती की थी, इस बात का एहसास इसे हो चुका था। वो बस एक बार यहाँ से सही सलामत निकलने में कामयाब हो जाए, इसने ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती दोबारा न करने का फैसला किया था। जावर ने इसकी तरफ से नजरें फेरता एक नज़र दरवाजे के पीछे दावर को देखा और फिर दावर के इशारे पर से ज़मीन की तरफ देखा, जहाँ एक चाकू पड़ा हुआ था। शायद इन्हीं लोगों में से किसी का था। शायद वो इन लड़कियों को डराने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ये लोग इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता था। दावर के इशारे को समझकर इसने आंखों में से इशारतन जवाब दिया। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग हमें गिरफ्तार कर पाओगे? इतना आसान नहीं है बच्चों। तुम जैसे बहुत ऑफिसर्स आए और बहुत गए। अब तुम देखना हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। जब तुम्हारी कटी हुई लाश यहाँ से जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोगों ने किससे पंगा लिया है। तुम्हारी लाश के टुकड़े तो तुम्हारा खानदान भी गिन नहीं पाएगा। मुझे तो लग रहा है कि दावर खुद ऊपर तक आएगा, लेकिन इसने अपने चमचे को भेज दिया। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर वो खुद यहाँ आने की गलती कभी नहीं करेगा और ना ही हमसे पंगा लेगा। इस बात को तो तुम जान ही चुके हो कि हमारा नेटवर्क कितना बड़ा। तकरीबन सब लोगों के एड्रेस और मालूमात तुम्हारे पास मौजूद है। इस फाइल में सब कुछ है और हम जानते हैं इस फाइल की मदद से तुम बहुत आगे तक जा चुके हो। तुमने हमारे कितने नेटवर्क को हिरासत में ले लिया।
इस बात का अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन जितनी तुम लोग इस काम में दिलचस्पी दिखा रहे हो, माना जा सकता है कि अब ये मिशन तुम लोग जल्दी पूरे कर सकते थे, लेकिन यहाँ आकर तुम लोगों ने गलती कर दी। अब तुम देखना तुम्हारा क्या अंजाम होता है। वो कुर्सी के ऊपर बैठ के बोल रहा था, जबकि जावर चाकू अपने पैर के नीचे करना चाहता था, लेकिन ये जुबारी की मदद के बिना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो इसके बेहद करीब था। वो इसकी बातों पर ध्यान दिए बिना जुबारी को इशारा कर रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। हद है, अगर मेरी बीवी होती तो मेरी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारती। क्या मोहब्बत की तुमने मुझसे, लानत ऐसी मोहब्बत पर, वैसे घूरते हुए बोला। जबकि वो आदमी जो आराम से बैठा इसे इसका अंजाम बता रहा था, इसकी बात पर हैरान रह गया। जुबारिया खुद भी इसकी बात पर परेशान होगी। यहाँ इनकी जान पर बनी हुई थी, वो अपनी बीवी के गुण गा रहा था, लेकिन इसके हाथ मार मारने वाली बात पर इसने ज़रा सी हरकत की थी, जिस पर इसे महसूस हुआ कि इसके पैर के नीचे कोई चीज़ आई है। और फिर जैसे इसका इशारा समझ गई थी। हाँ, तो अब इससे शादी कर चुके हो ना, अब तो सुकून में हो ना, आप मिल तो गए ना वो लड़की आपको जो आपसे सच्ची मोहब्बत करती है। मैं लायक ही नहीं हूँ आपकी, जाएँ खुश रहें इसके साथ, मुझे यही मर जाने दें। वो ज़ोर से पैर पटकते हुए बोली, जिससे वो चाकू थोड़ा आगे जाकर जावर के पैर के करीब आ गया, और जावर ने बिना देर किए अगले ही लम्हे इसके कॉर्नर पर पैर मारा तो वो ऊपर की जानिब कुछ उछला, जिसे पकड़कर इसने अपने पीछे खड़े आदमी के बाजू पर इस तेज सा चाकू को चलाया और दूसरे को थप्पड़ मारते हुए जुबारे के पीछे रस्सी काट दी। ये सब कुछ ना जल्दबाजी में हुआ कि वो आदमी उठकर खड़ा हो गया और इसने इसे मजीद कुछ भी समझने का मौका दिया भी नहीं। वो इनका ध्यान बटाने में कामयाब हो चुके थे और वो इसी चाकू की मदद से बॉस के बाजू पर हमला कर चुका था और फिर बाजू के बाद कंधे पर। उसकी हालत देखते ही बाकी सब लोग अलर्ट होने के बजाय वहाँ से भागने की तैयारी में लग रहे थे, लेकिन बाहर भी इनके इंतजार में पुलिस खड़ी थी। इनका भागना इतना आसान नहीं था। दावर ने जल्दी लोगों को काबू करते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, क्योंकि इन लोगों का असल मुजरिम इनका बॉस था वो जो इतनी आसानी से छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि ये इस तालाब की बड़ी मछली थी और इसी की मदद से इन लोगों को मज़ीद बड़ी मछलियाँ पकड़नी थी। लेकिन इसने शायद जावर के हमले का ज़रा असर नहीं लिया था। इसकी टांग पर एक जोरदार लात मारता वो जावर को ज़मीन पर गिराने में कामयाब हो चुका था। अगले ही लम्हे इसने अपनी पिस्तौल से सामने गोली चला दी, जो दावर के सीने के बीचों बीच लगी थी। दावर को गोलियां लगने पर जायशा चिल्लाते हुए इसकी तरफ भाग गई थी। वो इसके पास आई तो इसने फौरन इसे सामने से हटाया और इसके साथ ही शायद दावर के अंदर का हमदर्द इंसान भी अपनी मौत खुद ही मर गया था। इसके पिस्तौल से निकलने वाली गोली इस आदमी का सीना चीर चुकी थी। वेरी गुड, बहुत चंगा आया। जो मौके पर ही जहन्नम रसीद हो चुका था और दावर पर लगने वाली गोली ने ही असर दिखाया कि वह ज़मीन पर पड़ा बेजान होता जा रहा था। जिन लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर पाई वो लोग हाथ आ चुके थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो चुके थे। प्लाजा के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा रास्ता इन लोगों के लिए आसानी पैदा कर गया, लेकिन अब इनके भागने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इनका सारा नेटवर्क तकरीबन इनके हाथ लग चुका था और वो बड़े से बड़े इंसान पर भी हाथ मारने बिल्कुल भी नहीं घबराने वाले थे। लेकिन अब दावर को लगने वाली गोली ने सबको परेशान कर दिया था। वो उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाने के बारे में सोच रहे थे, जिनमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे थे। जावर, आपको चाकू लगा, बहुत खून बह रहा है। इसने इसके कंधे को पर अपना हाथ रखते हुए एहसास दिलाया। जुबारिया, मुझे सिर्फ चाकू लगा, इसे गोली लगी। इसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इसे अस्पताल लेकर जाना ज़रूरी है। तुम लोग प्लीज़ जल्दी से गाड़ी में बैठो और जल्दी आओ मेरे साथ। वो इन दोनों को बाहर आने का इशारा करता बाहर की जानिब भागा। अभी वो लोग यहाँ से निकले ही थे कि जुबारिया ने घर फ़ोन करके धमाका कर दिया। इसको ये फिक्र खाई जा रही थी कि जावर को बहुत शदीद चोट लगी, लेकिन जावर को एक और परेशानी थी जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था। इसने घर फ़ोन किया तो चाचू ने फ़ोन उठाया और इसने रोते हुए इन्हें तकरीबन सारी सच्चाई बता दी। वो तो जावर के बारे में बता रही थी, जबकि इसने चाचू को बताया कि वो बेहतर कंडीशन में, ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन इसके चाचू दावर के बारे में पूछ रहे थे, जिसे गोली लगी थी और शायद वो मर सकता था। इसने जो इसके दिमाग में आया वो अल्फाज अपने चाचू को बोल दिए थे, क्योंकि दावर की हालत से ये तो साफ जाहिर था कि इसका बचना आसान नहीं है, और इसे जो भी समझ में आया वो कह दिया था। लेकिन चाचू की परेशानी ने इसे परेशान कर दिया। एड्डी तो परेशान होने वाली चाचू री सगी। वो लोग दावर को लेकर अस्पताल पहुंचे थे कि जमान साहब के साथ रहमान साहब भी वहाँ मौजूद थे, जबकि जुबारिया को पुलिस इनके घर पहुंचा चुकी थी। लेकिन जायशा घर जाने को तैयार न थी, इसलिए वो साथ ही यहाँ आई थी। जमान साहब की हालत ख़राब हो रही थी। दावर को देखकर इसका बहुत सारा खून ज़ाया हो चुका था। डॉक्टर इसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर चुके थे और जावर इसे अपने बाप की हालत नहीं देखी जा रही थी। इसे हमेशा इनका दावर से मोहब्बत करना तकलीफ देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं था। इनको किसने बताया था और क्यों बताया था इसको जावर को समझ में नहीं आया, लेकिन अपने बाप की हालत देखकर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। बाबा परेशान ना हो, इसे कुछ नहीं होगा, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना, वो ठीक हो जाएगा। वो इन्हें हौसला देने लगा। मरीज़ को बहुत सारा खून ज़ाया हो चुका है, हमें ब्लड की ज़रूरत है और इसी वक्त इंतज़ाम करें ब्लड का। डॉक्टर ने बाहर निकलते हुए इन लोगों से कहा, जिस पर जमान साहब फ़ौरन खड़े हो गए। डॉक्टर, मेरे खून का एक एक कतरा निकालो, मेरे बेटे की जान बचा लो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे थे। सर, ऐसा मुमकिन नहीं, आपकी एज काफ़ी ज़्यादा, हम इस तरह से आपसे ब्लड नहीं ले सकते। डॉक्टर ने परेशानी से इन्हें देखते हुए कहा, तो मेरा लें डॉक्टर, लेकिन इससे कुछ नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि बाबा कुछ भी कहते जावर बोल उठा, आपका पेशेंट से क्या रिलेशन है? वो इन्हें देखते हुए पूछने का तो जावर के मुंह से बेख्तियार निकला, मैं भाई हूँ इसका। न जाने कैसे इसकी ज़बान में ये लफ्ज़ कहते हुए इसका साथ दिया था, जिस पर बाबा ने इसके कंधे पर हाथ रखते इसे अपने करीब किया।
ये दोनों मेरे बेटे हैं डॉक्टर, और मुझे दोनों बेटे सही सलामत चाहिए। तो ऐसे इसे देखते हुए बोले तो डॉक्टर ने हाँ में सर लाते हुए इन्होंने रास्ता दिया था। आप फिक्र ना करें सर, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अल्लाह से दुआ करें हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, बाकी जैसा अल्लाह बेहतर जानता वो इन्हें कहकर आगे बढ़ गया। जबकि इसके साथ जावर इसके साथ गया। वो बाहर जायशा के पास बैठे थे। इसको देखकर इन्हें किंजिश का ख्याल है, वो न जाने कहाँ होगी, इसे कुछ पता भी होगा या नहीं। वो भी सोच रही था कि जब इन्हें वो जैन के साथ अंदर आती नजर आई, इन्हें देखते ही वो इनकी तरफ भाग कर आई। वो उठकर खड़े हो गए, जबकि वो इनके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। जायशा हैरानगी से इन्हें देख रही थी। 6 साल में इसने कभी जानने की कोशिश न की कि इसका ससुर कौन है, और ये लड़की इतने कम वक्त में इनके इतने करीब हो गई थी। इसने सिर्फ दौलत की खातिर इस शख्स का नाम याद रखा, वरना इसे इस शख्स से कोई मतलब न था। आज जिसे एहसास हो रहा था वो कितनी मतलबी थी। सही कहता था दावर, वो इसके लायक ही नहीं थी। इस वक्त इसका बेटा किंजिश की गोद में था। शायद ही वो कभी इससे अलग होना चाहता हो, और वो जिसकी वो औलाद था, जिसने इसे जन्म दिया था, वो खाली हाथ थी। जिसके लिए वो इतना सब कुछ कर रही थी वो उसको मिला ही नहीं था, और जो मिला था इसकी इसने कदर नहीं की। लेकिन अब इन बातों का कोई फ़ायदा न था। अब इसे पछतावे में इसे सारी ज़िंदगी गुजारनी थी। वो सब लोग बेहद परेशान थे। दावर का ऑपरेशन चल रहा था। जावर इसे ब्लड देकर बाहर आया तो बाबा के साथ एक प्यारी सी लड़की बैठी हुई थी। वो भी इनके पास ही आकर बैठ गया। इसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो यकीनन दावर की दूसरी बीवी है। बाबा आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दावर को कुछ भी नहीं होगा, वो बहुत बहादुर है। ये छोटी छोटी चीज़ें इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो जैसे ही इनसे ज़्यादा खुद को दिलासा दे रहा था, ना जाने कि उसके दिल में इसके लिए इतनी मोहब्बत पैदा हो गई थी। वो नहीं जानता कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बस इसे आज कुछ पता चला था कि वो इसका भाई है और इसे कुछ नहीं होना चाहिए। इसे अपने भाई की ज़रूरत थी। ज़िंदगी के हर मैदान में वो उसके बिना नहीं रहना चाहता था। इसे अपना ही खड़ूस बहुत ज़्यादा अजीज़ हो चुका था। बाबा की परेशानी से छुपी भी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके इन्हें हिम्मत नहीं दे पा रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे अगर कुछ भी हो जाता तो बाबा का ख्याल कैसे रखेगा। वो इसे कुछ नहीं होने दे सकता था। इसका बस नहीं चल रहा था। वो खुद अंदर जाकर इसका ऑपरेशन करना शुरू कर दिया और कैसे भी इसे बचाकर वापस अपने बाप के सामने ला खड़ा करे। अपने बाबा के आंसू इसे देखे नहीं चाह रहे थे, लेकिन इसके पास कोई हल भी तो नहीं था। और इनके साथ बैठी हुई छोटी सी लड़की जो बार बार अपने आंसू साफ करते हुए अपने बच्चे को सीने से लगा रही थी। इसे भी इस वक्त हौसले के लिए अल्फाज चाहिए थे, इसे भी हिम्मत चाहिए थी। इसके लिए तो वो इसका सब कुछ इसका शौहर ही था। इसने नोट किया था कि इसके आ जाने से जायशा वहाँ से निकल चुकी थी, और शायद वो जानती थी कि इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। शायद वो जानती थी कि वो अपना मुकाम खो चुकी है और अब इसका यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है। और जहाँ पर इसको आपकी कोई ज़रूरत ना हो, आपको वहाँ से चले जाना चाहिए। दूसरों की ज़िंदगी में एक अनचाहा वजूद बनकर रहने से बेहतर है कि अपनी ज़ात की कमियों को कबूल किया जाए। इसे इस लड़की का फैसला बिल्कुल ठीक लगा, और वो डॉक्टर की तरफ से किसी अच्छी जवाब की उम्मीद कर रहे थे। ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका था। डॉक्टर बाहर आए तो उन्हें खुशखबरी सुनाई कि वो खतरे से बाहर है। जहाँ डॉक्टर ने इन लोगों को ये खुशखबरी दी, वहीं डॉक्टर्स का कहना था कि अभी तक दावर को होश नहीं, और इसलिए वो कुछ भी क्लियरली बता नहीं पा रहे। बाकी इनके लिए इतनी खबर काफ़ी थी कि इसकी गोली निकाल दी गई और हालत अब खतरे से बाहर थी। इसका ऑपरेशन कामयाब होते ही बाबा ने सदका खैरात दिया था, लेकिन अभी तक किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट नहीं किया गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि वो मज़ीद 24 घंटे में से होश आ जाना चाहिए, वरना मसला हो सकता है। लेकिन फिर भी वो इन लोगों को मुतमिन कर चुके थे कि अब वो खतरे से बाहर है, बिल्कुल बाहर है। जिसके बाद वो सब लोग पुरसकून हो गए थे। ताहू इस वक्त अपने दादा के पास था, जबकि किंजिश नफल अदा करने गई हुई थी। इस बच्चा बहुत पुरकशिश लग रहा था। वो बार बार इसके पास आकर बैठ जाता, वो इसे देखता और अपना आप दादा के सीने में छुपा लेता। लेकिन जब वो उठकर खड़ा होता वो पीछे से इसे पुकारता था। वो जानता था वो इसे पुकारा, लेकिन वो जब इसकी तरफ देखता वो फ़ौरन अनजान बज जाता। इस बच्चे की शरारतें से काफ़ी दिलचस्प लग रही थी, लेकिन इतना छोटा सा बच्चा इस तरह शरारतें कैसे कर सकता था, ये तो समझ नहीं पा रहा था। क्या वो सच में शरारतें करता या फिर वो कन्फ्यूज़ था। कुछ तो था जो ना तो जावर का भतीजा समझ पा रहा था और ना ही तहान का चचा। बाबा मेरे ख्याल में अब आपको घर चले जाना चाहिए। आप कल से यहीं पर हैं। आपने मेडिसिन भी नहीं ली, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप चले जाएं। मैं यहाँ हूँ दावर के पास, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो खतरे से बाहर है, इसे कुछ नहीं होगा, वो इन्हें मनाते हुए बोला। नहीं जावर, जब तक इसे होश नहीं आता था मैं घर नहीं जाऊँगा, बाबा ने इनकार करते हुए कहा। लेकिन इनके इनकार पर बात ख़त्म नहीं कर सकता था। इसे इनकी फिक्र हो रही थी। बिल्कुल नहीं बाबा, जो मैं कह रहा हूँ वो करें। आपको अभी जाना होगा, इस वक्त आपका घर जाना मुनासिब रहेगा। मैं यहाँ हूँ ना आपके बेटे के पास, आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं, वो इन्हें समझाते हुए बोला। इसकी इस बात पर वो इसे कुछ भी नहीं बोल पाए और आखिरकार वो घर जाने के लिए तैयार हो गए। इसने जैन से कहकर इन्हें घर छोड़ने के लिए कहा, जबकि बाबा ने किंजिश से पूछा तो इसने इनकार कर दिया। वो दावर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। बाबा ने भी इसे दोबारा नहीं कहा था, बस इसे दुआएं देते वहाँ से निकल गए। किंजिश इसे पहचान चुकी थी। जोया की गलतफहमी भी इसे समझ में आ चुकी थी। इसी की जोया ने तस्वीर इसे दिखाई थी, यानी कि जोया इसकी नन थी। लेकिन जिस वक्त वो इसे ये सब कुछ पता चल रहा था, इस वक्त में इसे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। कि बस पता था तो बस इतना कि इसका शौहर इस वक्त अस्पताल में है। बाबा को तो किसी तरह वो घर भेजने में कामयाब हो गया था, लेकिन अब इसे कैसे भेजता है इसे समझ नहीं आ रहा था। वो यहाँ काफ़ी अनकंफर्टेबल थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक डेस्क पर बैठी हुई थी।
इसकी गोद में छोटा सा मासूम बच्चा था जो बार बार इसकी तरफ लपक रहा था, न जाने क्यों, लेकिन वो बच्चा इसे बहुत ज़्यादा मानूस हो रहा था। शायद वो भी सबकी तरह गलतफहमी का शिकार हो रहा था। जब भी वो खड़ा होता तो बच्चा इसे बाबा कहकर पुकारना शुरू कर देता। जब वो इसकी तरफ देखता तो वो अपने हाथ मायूसी से गिरा लेता। शायद इसे पता चल जाता कि वो इसका बाप नहीं है। वो इतनी देर से इसे दावर समझ रहा था और जब भी इसकी तरफ देखता तो समझा कि वो इसका बाप नहीं है। वो छोटा सा बच्चा इस वक्त इस माहौल की संगीनियत को नहीं समझ सकता था। इसे अपना बाप चाहिए था। रात खामोशी से गुजर चुकी थी, एक नई सुबह रोशन हो चुकी थी। वो दोनों इसी डेस्क पर सारी रात बैठे रहे, दोनों में कोई बात ना हुई थी। लेकिन सुबह होते ही इसकी बेरामी का सोचते हुए इसे घर जाने के लिए फोर्स करने लगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, जब तक दावर को होश नहीं आ जाता मैं इन्हें छोड़कर किधर भी नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूँगी इनके पास। वो दावर के पास बैठी हुई थी, जबकि दावर अब तक होश हवास से बेगाना था। वो इसे कई बार कह चुका था कि अपना नसीब अपने बच्चे का ख्याल करे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। इतना छोटा सा बच्चा, शायद इसके लिए सारी चीज़ें बहुत नई थी और ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसलिए चिड़चिड़ा हो रहा था। इसलिए जावर का कहना था कि वो इसे अपने घर छोड़ा था, क्योंकि बाबा ने इसे अकेले घर पर छोड़ने से मना किया हुआ था। नहीं जावर भाई, मुझे नहीं जाना, हम बिल्कुल ठीक है, मेरा बच्चा भी ठीक है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक दावर को होश नहीं आता था। इसने फिर से इनकार किया। देखिए भाभी, आप समझने की कोशिश करें, इस वक्त आपका यहाँ रुकना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, इसे जैसे होश आएगा मैं आपको वापस बुला लूँगा। आप बच्चे की हालत देखें कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। और इसका ध्यान तहान की तरफ ले जा रहा था। इसने तहान की हालत देखी, जो कभी बेड पर लेटे अपने बाप को तो कभी इसे देख रहा था। वो बार बार इसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वक्त वो मशीनों में जकड़ा हुआ था। ताहू बार बार इसे पुकारता और फिर अपनी माँ की तरफ देखता, जैसे शिकायत लगा रहा हो कि बोल नहीं रहा। वो इसे सीने में भेजते आखिरकार जाने को तैयार होगी, लेकिन सिर्फ इस वादे के साथ कि इसके होश में आने के बाद वैसे हर कीमत पर वापस बुला लेगा। बाबा खुद लेने आ गए थे, अब इसे जाना पड़ रहा था। इसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था दावर को इस हाल में छोड़कर जाने का, क्योंकि इसे अभी तक होश नहीं आया था और ताहू बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हाँ, यहाँ वो इस सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा था। वो दावर के पास जाने की जिद करता और वो जावर की तरफ हाथ उठाकर इसे अपने आप को उठाने को कहता, जिस पर जावर इसको उठा लेता। लेकिन इसके पास आने के बाद वो रोने लगता, क्योंकि वो इसका बाप नहीं था। वो वापस किंजिश के पास जाने के लिए रोना शुरू कर देता था। इसका मसला कोई और समझे ना समझे, लेकिन जावर बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था। वो जान चुका था कि वो इसमें अपने बाप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो इसे उठाता तो वो जान जाता कि वो इसका बाप नहीं। कुदरत ने इन दोनों में मुशाबत रखी, लेकिन इतनी नहीं कि इसके बच्चे ने पहचान ना पाते। वो घर में सबको बताकर गए थे कि दावर की बीवी को लाने के लिए जा रहे हैं। उनकी इस बात पर किसी को भी कोई एतराज़ नहीं था। खासकर आयशा बेगम चाहती थी कि दावर भी अब यहीं पर ही आ जाए, अपने घर में, इसकी असल जगह पे यही है। वो तो इनकी पहली बीवी को भी कबूल करने के लिए तैयार थी। फैसला सरासर इनके वालिद का नाम था और वो इनसे शादी नहीं करना चाहते थे। ये बात हो पहले से जानती थी, लेकिन वो अपनी ज़िद के पक्के थे। इन्हें इस घर में लाकर जैसे सुकून लिया। वो इन्हें शादी के पहले दिन ही बता चुके थे कि वो पहले से शादीशुदा और वो अपनी पहली बीवी से बेहद मोहब्बत करते हैं। वो इस फर्जंद इसके साथ रहना चाहते हैं। इन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए कहा था कि वो इन्हें भी इस घर में ले आए, कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन इनके दावे का एतराज़ था और फिर कुछ एतराज़ात इनकी पहली बीवी को भी थे। लेकिन इनका कहना था कि कभी दूसरी बीवी के होते हुए इनके साथ इस घर में नहीं रहेंगी। या तो इन्हें अपनी दूसरी बीवी को छोड़ना पड़ेगा या फिर इन्हें अपनी दूसरी बीवी के साथ अपने घर, अपने बाप, अपने ही भाई, हर किसी को छोड़ना पड़ रहा था। दावत की पैदाइश के बाद हज़ारों साल तक मुसलसल इनकी मिन्नतें करते रहे। इनके सामने हाथ जोड़ रहे थे कि वो एक बार इनके साथ इनके घर चले। वो किसी तरह की कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। लेकिन इनकी बीवी इस बात पर डटी रही, कुछ भी क्यों ना हो, जब एक बीवी के होते हुए इनके घर इस साथ इस घर में नहीं रहेंगे। जिसके पीछे इन्हें ये लगता था कि वो एक बार फिर इसकी लड़की है तो इन्हें इस घर में वो कदरों कीमत नहीं मिलेगी। इनके बच्चे के साथ ज़्यादतियाँ की जाएंगी। घर पे सब लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। जोया तो उसको देखते ही से लिपट गई। वो सबको बता रही थी वो भी इसकी सहेली किंजिश है। बाबा को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इसे घर में अपने घर जैसा माहौल मिलेगा। बाबा ने जोया को और सहरविश को उसका बहुत ख्याल रखने के लिए कहा। इसके अलावा सहरविश को जावर का फ़ोन आया और इसने भी इससे फ़ोन पर यही कहा कि वो इसका और इसके बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। इसने इसे बिल्कुल बेफिक्र कर दिया और वादा किया था कि वो इसका बहुत ख्याल रखेगी। इसे खुद भी इस लड़की बहुत पसंद आई थी और इसका बच्चा इतना मासूम और प्यारा सा बच्चा किसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो किंजिश से अलग नहीं हो पा रहा था। जैसे वो इन सबको एक साथ देखकर बहुत कंफ्यूज हो गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे इन सब की आदत लग जानी थी। फिर तो वो इसकी चाची थी। वो इसे कमरे में छोड़कर आई थी जो कभी दावर के नाम पर तैयार करवाया गया था। वो कभी यहाँ आया ही नहीं था, कभी यहाँ रहा ही नहीं था, लेकिन इसके नाम का कमरा हमेशा से यहाँ मौजूद था। वाह, बड़ी गल है। जमान साहब ने कभी ये बात भूलने की कोशिश न की कि इनका एक और बेटा भी है जो इनसे ज़्यादा इनकी मोहब्बत पर हक रखता है। इन्होंने अपनी बीवी की खुशी की खातिर इसे तलाक दे दी थी, लेकिन वो दावर से कभी भी दूर न रहे थे। ये तो भी बात वो हमेशा से जानते थे कि इनकी बीवी के जहन में ये सारे फतूर भरने वाली जुलेखा है, जो कि इनकी बीवी की सहेली थी
और फिर बाद में इन्हें ये पता चला कि दावर अपनी माँ की मौत के बाद जुलेखा की बेटी को अपने निकाह में ले चुका है। इस औरत की वजह से अक्सर इन दोनों में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और इसके जहन में बहुत सारी उल्टी चीज़ें भर देती थी, जिसके बाद इनके झगड़े कम होने का नाम ही नहीं लेते थे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि इनकी बीवी ने इनसे तलाक मांगना शुरू कर दी। इनकी हर लड़ाई झगड़ा तलाक पर आकर ख़त्म हो जाता। फिर थक हार कर आकर 10 साल लड़ने के बाद वो इन्हें तलाक देने पर मजबूर हो गए थे, जिसकी वजह वो हमेशा से इनकी दूसरी बीवी को करार देती थी। लेकिन इन्होंने कभी भी ना सोचा कि इसकी वजह इनकी वो सहेली है जो इन्हें घर पर बर्बाद करने के मशवरे देती थी। इन्होंने दोनों बीवियों में और आयशा बेगम ने कभी इस बात पर एतराज़ नहीं किया। वो हमेशा ही कहती थी कि वो इन्हें भी घर पर ले आए। लेकिन दावर की माँ कभी इस चीज़ के लिए राज़ी ना हो सकी और इसकी दुनिया से चले जाने के बाद वो अपने ही बेटे की नज़रों में गुनाहगार हो गई। गुनाहगार तो इसी दिन हो गए थे जिस दिन वो इसकी माँ को तलाक देकर गए थे। वो जान चुके थे कि इनका बेटा हर चीज़ में इन्हीं की गलतियाँ निकालता है, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, वो इसे मिलने के लिए तड़पते थे, इसकी एक झलक देखने को तरस गए थे और वो इन्हें तड़पा कर खुश होता था। इनका बेटा इस चीज़ में खुश है तो ऐसे ही सही, इन्हें अपने बेटे की खुशी अजीज़ थी। रात तो वो जैसे तैसे सो गई। सुबह उठकर वो कमरे से बाहर निकलने वाली थी तो ज़ोहर सहरविश तहान को अपने साथ ले गई, जो कि इस वक्त बड़े मज़े से अपनी दादी की गोद में बैठा टेबल पर मौजूद हर चीज़ खाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हर थोड़ी देर के बाद अपने बाबा को आवाज़ लगाता, जिस पर इसके दादा अबू कहते थे वो थोड़ी देर में आ जाएगा। उनकी बात सुनकर किसी समझदार इंसान की तरह फिर से अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से अपने बाबा को पुकारता था। लेकिन इसने एक बात नोट की थी कि हर कोई इसे बेहद मोहब्बत जता रहा है। अस्पताल के माहौल से ये माहौल इसके लिए बहुत बेहतर था। जावर और बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इसे अस्पताल का माहौल देने से बेहतर था कि घर पर पुरसुकून माहौल दिया जाता। वो भी यही सब कुछ सोच रही थी जब अचानक तहान ने वहाँ रखी हुई प्लेट उठाकर जुबारिया को दे मारी, जिस पर जैसे वो होश की दुनिया में आती इसके करीब आ गई थी। बड़ी पप्पो जान, आप हमारे शहजादे की खिदमत क्यों नहीं करें? चाची जान ने जुबारिया को मुखातिब करते हुए कहा तो वो भी मुस्कुराकर ताहू को अपने करीब कर चुकी थी। तो शहजादे साहब को वो खिदमतें करवानी है, अभी खिदमत करती हूँ मैं इसकी। बड़ी पप्पो के साथ पंगा नोट चंगा, वो इसे गुदगुदाते हुए हंसने पर मजबूर कर गई थी। चलो शुक्र है जुबारिया दी भी ठोकर खा के कल शरीफ से कोई गुनाह का गाल समाई। जब से जुबारिया वापस आई थी इसमें बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिलने थे। वो सर से पैर तक बदल गई थी। किसी को भी इसका बदलाव समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सबको अच्छा लग रहा था। वो घर वालों के साथ बैठी ताहू के साथ शरारतों में मगन थी, जबकि इंजिश देर खड़ी इन सबको ताहू के साथ हंसते खेलते देख रही थी। ताहू को इस माहौल की ज़रूरत थी जहाँ सब इसे प्यार मोहब्बत करते, प्यार से पेश आते थे। एक बच्चे को अपनी दादा दादी, चाचा चाची, पुप्पो, हर इंसान की मोहब्बत की ज़रूरत होती है और ताहू को इन सब रिश्तों की ज़रूरत थी। इसे शिद्दत से इसका एहसास हुआ था। ताहू को इन सबके साथ हंसते खेलते देखकर वो बिल्कुल पुरसुकून हो गए थे। वो किसी शहजादे की तरह इन सबके बीच अपनी खिदमत करवा रहा था। दावर के होश में आने की खबर मिली थी कि बाबा गाड़ी निकालकर इसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो गए थे, जबकि इनकी मिसेस भी इनके साथ आने को बिल्कुल तैयार थी। जोया ने कहा कि तहान को अपने पास रखेगी। पहले तो बाबा ने मना किया कि छोटा बच्चा ये ना हो कि रोना शुरू कर दे, लेकिन फिर जोया ने कहा कि हो सकता है दावर भाई की हालत देखकर मजीद डिस्टर्ब हो जाए, और बाबा को इसकी बात बिल्कुल सही लगी थी। इसलिए उन्होंने किंजिश से इजाज़त मांगकर इसे इन दोनों के साथ रहने दिया। किंजिश इन सबकी मोहब्बत देख चुकी थी, इसे भला क्या एतराज़ हो सकता था। वो खुद भी इन लोगों के साथ काफ़ी मानूस हो गया था। इस वक्त वो सो रहा था, इसलिए इसे जोया के पास छोड़कर वो खुद अस्पताल जाने को तैयार हो गई थी। इस पर सहरविश और जोया भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इसने एक दुआ की थी, काश इसका भतीजा तहान जैसा, और कुदरत ने इसे तहान को ही इसके भतीजे के रूप में इसे दे दिया था। इसे भला और क्या चाहिए था। दावर ने किंजिश का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए था, जबकि इसके आगे पीछे सब लोग शायद इसी के अपने ही थे। बार बार इसकी एक पेशानी चूमकर इसे अपनायत का एहसास दिला रहे थे, जबकि वो खामोश से किंजिश को देख रहा था, जिसने रो रो कर अपनी आंखों का बेड़ा गर्क किया हुआ था। इन लोगों का कहना था कि इसे मजीद एक हफ्ते तक अस्पताल में रहना होगा, जबकि तक वो बिल्कुल ठीक नहीं होता था। तब तक वो लोग इसे अस्पताल में रखने वाले थे, जिस पर इसे कोई एतराज़ नहीं था। वो नहीं चाहता था कि जावर इसके साथ रुके, लेकिन जावर कौन सा इसकी कोई बात सुनता था। इसने डॉक्टर को कह दिया था कि वो एक हफ्ता यहीं अपने भाई के साथ रहेगा, क्योंकि अस्पताल में सिर्फ एक ही बंदे को रहने की इजाज़त थी, तो ये जिम्मेदारी जावर अपने सर ले ली थी। वो यकीनन किंजिश से बात करना चाहता था, जो इन सब लोगों की मौजूदगी में मुमकिन न था। बाबा ने इसकी मुश्किल आसान कर दी। वो किंजिश को इसके पास छोड़कर खुद बाहर चले गए थे। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है दावर, सब लोग बहुत अच्छे हैं। इस मुश्किल वक्त में इन लोगों ने हमारा साथ दिया। जावर भाई ने आपको खून दिया, आपका बहुत खून ज़ाया हो चुका था। मैं तो घबरा गई थी, डॉक्टर ने अलग से परेशान कर रखा था। लेकिन खुदा का शुक्र है जावर भाई और बाबा यहाँ पर थे, वरना मैं तो शायद ये सारी चीज़ें हैंडल भी नहीं कर पाती। मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि इसके हाथ को अपने लबों से लगाए वो बोले जा रही थी, जबकि इस वक्त शायद वो इन सब लोगों के बारे में कोई बात ना तो करना चाहता था और ना ही सुनना चाहता था। तहान को कहाँ छोड़कर आई हो तुम? इसे अचानक ही अपने लाडले का ख्याल आया था। वो जोया के पास है। आपको पता है जोया आपकी बहन है। मुझे तब तक यकीन नहीं आ रहा। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही कि वो मेरी दोस्त, मेरी नंद है। वो खुशी से बता रही थी, जबकि इसके चेहरे पर कोई तासुरात नहीं है, क्योंकि जिस दिन जोया इसके गले लगी थी वो समझ चुका था कि वो कौन है। क्योंकि जोया ने इसे जावर भाई कहकर पुकारा था। ठीक है, फिलहाल अकेले फिर मत जाना। ऐसा करो तुम फारूक साहब के यहाँ चली जाओ।
जावर ने कहा है कि वो यहाँ अस्पताल में रहेगा तो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन हम ज़्यादा एहसान नहीं लेंगे इन लोगों का। एहसान कैसे दावर? ये आपकी फैमिली और घर वाले किसी पर कोई एहसान नहीं करते, और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ तो हान भी खुश है। मैं तायबू के पास नहीं जाऊँगी। वो इसकी बात काट कर बोली तो दावर ने इसे घूरा था। जिन बातों का तुम्हें नहीं पता उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ समझाना चाह रहा था। मैं इन बातों में नहीं पढ़ रही जिनका मुझे नहीं पता। मैं जानती हूँ वो लोग मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और मैं इन्हीं के साथ रहूँगी जब तक आप वापस घर नहीं आ जाते। वो ज़िद्दी अंदाज में बोली थी। कल ताहू को साथ लेकर आना, पता नहीं कैसा होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा यकीनन। वो इसकी पिछली बात नज़रअंदाज करता इसे देखकर पूछने लगा तो किंजिश ने हाँ में सर हिलाया। ये सच था कि तहान की ज़िंदगी में इसकी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता था, ना ही किंजिश की ज़िंदगी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। बाबा इसे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे क्योंकि किंजिश के लिए इसे संभालना आसान नहीं था। इसे 1 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज होना था, लेकिन अभी से इसे घर जाने की फ़िक्र लाहक हो गई थी। जिस पर बाबा ने कहा कि वो हफ्ते के बाद इसे अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे, जहाँ वो खुद भी इसका ख्याल रखेंगे। जिसके जवाब में इसने बड़े ही सख्त अंदाज में इनकार किया था। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा मेरे बच्चे, तुम तो मेरी जान हो, और इस वक्त हम सब तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये हट्टा कट्टा भाई है तुम्हारा। अभी तुम्हारे बेटे की पसलियों में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारा बोझ उठा सके, बल्कि इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं वो खुद भी सीधा खड़ा हो सके। और तुम्हारी बीवी भी कितनी बाहिम्मत है, इस बात का अंदाज़ा तुम कल लगा चुके हो। वो किंजिश के रोने की तरफ इशारा कर रहे थे। बाबा आप इसे जो भी कहें कह सकते हैं, मेरे भतीजे के खिलाफ कुछ मत कहिएगा, वो बहुत हिम्मत वाला है। कल इसने अपने छोटे से दान से आपके गाल पर क्या बाइट किया था और जुबारी को प्लेट उठाकर मारी थी। उफ, क्या निशाने पर लगी थी। आज सुबह इसने मेरी बीवी के बालों का घोंसला बनाया। मेरे सारे इंतकाम मेरा भतीजा लेगा। मैं बहुत खुश हूँ। खबरदार जो किसी ने मेरे क्राइम पार्टनर को कुछ भी कहा। जावर अपने बाप को देखते हुए बोल रहा था, जबकि अपने बेटे की कारस्तानियाँ सुनकर इसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आई थी। तुम मेरे पोते को बिगाड़ रहे हो, मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम ही से सिखा रहे हो। खैर मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, तुम जल्दी से घर ले कर जाना है, फिर बाद में बात करेंगे। उसके करीब से उठते हुए जावर को इशारा कर रहे थे, जबकि वो इन दोनों को घूर कर रह गया। मतलब कि इसकी बात को इन दोनों ने सिरे से कोई अहमियत ही नहीं दी थी। इसकी बीवी पर तो न जाने क्या जादू किया था इन लोगों ने कि वो सिर्फ इन्हीं के गुण गा रही थी, और इसके बेटे को भी इसका चाचा न जाने क्या क्या सिखा रहा था। वो यहाँ अस्पताल में पड़ा अपनी बीवी और बेटे को बिगड़ते हुए महसूस कर रहा था। कोई नहीं जावर, जाकर बीवी ने तो अस्पताल कर दी। 1 माह बाद। जान तुम तैयार हो? हमें जल्दी निकलना होगा, वहाँ बारात बस जाने ही वाली है। वो जितना जल्दी हो सका घर आ चुका था। वो कमरे में कदम रखता अपनी धुन में बोल रहा था। अच्छा गाइस, तो बात ये कि ये वाला जो एक लास्ट एपिसोड का पार्ट है ना 1, ये उधर से मिसिंग है, PDF में मिस था, तो मैंने कहा यहाँ पढ़ लेती हूँ। अरीज की चैट पे सेंड किया था मैंने। अच्छा, यहाँ से पढ़ लेते हैं, ठीक है, विजिबल होगा आपको। अच्छा, वो बेड पर लेटा हुआ था, जबकि ताहू इसके सीने पर लेटा बार बार इसका चेहरा देखकर मुस्कुराता और फिर से इसके सीने पर सर रख देता। वो बहुत दिनों से अपने बाप को मिस कर रहा था, और आज इसे देखकर सबको इस बात का एहसास हो गया कि वो यहाँ आकर कितना खुश है। रोज़ की तरह आज भी आयशा बेगम यहाँ आई हुई थी, लेकिन इन्होंने पहले दावर को मुखातिब किया था और ना ही अब। बस वो अपने शौहर के साथ रुकती और वापस चली जाती। दावर ने भी कभी इन्हें मुखातिब नहीं किया था, लेकिन इसे लगता था जैसे वो इसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन दावर ने कभी भी इनसे बात करने की कोशिश नहीं की थी। कल इंशाल्लाह तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और तुम हमारे साथ चलोगे, बाबा ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए इसे बताने लगे, जबकि ताहू इसे कुछ कह रहा था। शायद वो ये बताने की कोशिश कर रहा था वो अपने बाप के पास आ गया। पिछले कुछ दिनों में इन दाना पोते में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। ओ यार, 1 मिनट रुकना। वो बहुत मोहब्बत से इसकी खुशी को बांट रहे थे, जबकि साथ साथ वो दावर से भी मुखातिब थे। मैं अब ठीक हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आप लोगों के साथ आप लोगों के घर जाना चाहिए। मैं किंजिश के साथ घर जाने के बारे में सोच रहा हूँ। आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मज़ीद हम आपका कोई एहसान नहीं लेना चाहते। इसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया था। दावर, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करता। बाबा ने इसे समझाना चाहा, लेकिन इसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया था। वो इससे भी बातें करना चाहते थे कि जायशा अपनी माँ जुलेखा के साथ वहाँ आ गई। जुलेखा की हालत देखकर इन्हें कुछ अजीब होने का एहसास हुआ, लेकिन क्योंकि वो हर बार इनके चेहरे पर इनके नफरत से जाए हुए नहीं थे, बल्कि आज इनकी निगाहें शर्मिंदगी से झुकी हुई थी। दावर, अब कैसे हैं आप? वो दरअसल हम आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहते थे। कल मैं और मम्मा यहाँ से हमेशा के लिए इटली रवाना होने वाले हैं। यहाँ से जाने से पहले एक बार आपसे मिलना चाहती थी। वो अपनी माँ को देखते हुए बताने लगी, जो कि खामोशी से वहीं रखे एक सोफे पर बैठ गई। आप लोग बाहर जा सकते हैं। जायशा की हालत देखते हुए दावर को मुनासिब लगा कि वो सबको यहाँ से बाहर भेज दें। इसे लगा कि शायद इस वक्त इसे इनसे अकेले में बात करनी चाहिए, क्योंकि इनकी हालत देखकर वो खुद भी परेशान हो गया था। कल फ़ारूक साहब और इनकी बीवी भी इनसे मिलने के लिए यहाँ अस्पताल आए थे, जहाँ फ़ारूक साहब ने इन्हें बताया कि इस आसिम अपनी यूनिवर्सिटी की एक लड़की से निकाह कर चुका है, अब इसे शादी करने का इरादा रखता है। और आसिम का ये फैसला इन दोनों को पसंद नहीं आया, लेकिन जब दावर ने इन लोगों को बताया कि वो लड़की बहुत ही अच्छी और मजबूत घराने से, अपनी माँ की बीमारी को देखते हुए इसने आसिम से निकाह की फरमाइश की थी, तो इन लोगों को भी ये रिश्ता काफ़ी बेहतर लगने लगा, वरना इतने दिनों से वासिम को इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे। और अब जुलेखा भी बहुत परेशानी से इसके पास आई थी। किसी को भी बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है दावर, आज मैं जो बात करने आई हूँ मैं तुम्हारे बाबा के सामने करूँगी।
अब शायद वक़्त आ गया कि तुम्हें सब कुछ पता चल जाए। मैंने अपनी खुदगर्ज़ी में अपनी जान से प्यारी सहेली के साथ गद्दारी की, जिसकी सज़ा मुझे आज मिल गई है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ से जाने से पहले मैं अपनी हर गलती का एतराफ़ करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत। वो मुझ पर भरोसा करती थी और मैंने इसके भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जब ज़मान साहब ने तुम्हारी माँ से शादी की तो मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इसके नसीब में इतना अमीर आदमी कैसे लिखा है, और मेरे पापा ने मेरी शादी एक लालची जवारी इंसान से करवा दी। सारा दिन जुआ खेलकर हार कर रात को आकर मेरे साथ मारपीट करता, मेरे साथ बदसलूकी करता, जबकि तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के साथ बहुत खुश थी। हम दोनों का घर आमने सामने था और इसी तरह हमारी दोस्ती भी बेमिसाल थी। हम दोनों एक दूसरे से अपनी कोई भी बात शेयर किए बिना नहीं रह सकती थी। मुझसे तुम्हारी माँ की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं हमेशा कहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि इसके नसीब की खुशियाँ मुझे मिल जाए और मेरा सारा दुख इसके हिस्से में आ जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। मैं इसकी सारी खुशियाँ तो खा गई, लेकिन इसके हिस्से की खुशियाँ मेरे नसीब में भी ना आई। इसके शौहर ने अपने घर वालों के कहने में आकर दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो इसे इसके पूरे हकूक़ देना चाहता था। इसने तो यहाँ तक कह दिया कि अपनी दूसरी बीवी को कबूल नहीं करेगा बल्कि घर छोड़ देगा, लेकिन इसके बदले में इसे अपने माँ बाप को भी छोड़ना पड़ता, जो मुमकिन ना था। वो अपनी बीवी को रोज़ समझाता कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन इसकी बीवी इसकी कोई बात नहीं समझती थी, क्योंकि मैं इसे समझने नहीं देती थी। वो अपनी हर बात आकर मुझे बताती और मैं आगे से इसे इस बात का दूसरा रुख दिखा देती। इसलिए यार, पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। पर्सनल अपने तक ही रखो आप अपने। मैंने इस पर यह बात सच साबित कर दी कि इसका शौहर इसके साथ नहीं बल्कि अपनी दूसरी बीवी के साथ ताल्लुक़ रखना चाहता है। वो आज नहीं तो कल इसे तलाक दे देगा, और बेहतर है कि वो इसे तलाक दे, वो खुद ही अपने शौहर से तलाक मांगकर इस किस्से को ख़त्म कर दे। मैं इसे रोज़ इसे तलाक लेने पर मजबूर करती और आखिर और मेरी बात मानकर अपने शौहर से तलाक मांगने लगी, लेकिन इसका शौहर हरगिज़ भी कभी भी इस बात के लिए राज़ी ना हुआ। कभी कभी बीच में वक्त ऐसा आ जाता कि तुम्हारी माँ कहती कि वो कंप्रोमाइज़ कर लेगी, वो इन लोगों का बेटा है, वो लोग भी हक रखते हैं इस पर, लेकिन मैंने इसे ऐसा करने से रोक दिया। मैंने इसे अपनी बात पर डटे रहने के लिए मजबूर किया, और आखिर कब तक तुम्हारा बाप लड़ता। 9 साल की लंबी जंग लड़ने के बाद आखिरकार वो इसने तुम्हारी माँ को तलाक दे दी, और यहाँ से हमें पता चला कि ज़मान की दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दावर के नाम है। वो अपने बेटे के नाम बहुत सारी जायदाद लिख चुका है। ज़मान से तलाक लेने के बाद तुम्हारी माँ बहुत पछताई से अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वो अक्सर मुझसे आकर अपना दुख बताती और मैं इसे यही कहती कि इसने बहुत अच्छा फ़ैसला किया तलाक लेकर, लेकिन इसका दिल से हर रोज़ एक नई मौत मारने लगा। और इसी तरह एक दिन मेरे शौहर को पता चल गया कि दावर के नाम बहुत सारी जायदाद है, तो मेरे शौहर ने और मैंने मिलकर इसे दावर का हिस्सा मांगने के लिए कहा। हमने तुम्हें भी तुम्हारे बाप के खिलाफ़ कर दिया। हर रोज़ तुम्हें एक नई कहानी सुनाई जिससे तुमने अपनी बाप से नफरत करने लगे। वो सब झूठ था, सब कुछ झूठ था, इसमें कुछ भी हकीकत नहीं थी। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ से सच्ची मोहब्बत की थी, इसे एक नाम, एक मुकाम देने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने ऐसा ना होने दिया। तुम्हारी माँ का घर बर्बाद करने वाली मैं हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जायशा से करवाना चाहती थी, ये भी एक झूठ था, ये भी हमारी सोची समझी साजिश थी। तुम्हारी माँ ने अपनी ज़िंदगी में कभी इस बात को कबूल न किया कि इसे दावर का हिस्सा मांगना चाहिए। वो इतनी शर्मिंदा थी कि अपने शौहर के सामने तक नहीं जाना चाहती थी। ज़मान बार बार अपने बेटे से मिलने की कोशिश करते रहे और तुम हर बार इसे धुतकारते रहे। तुम्हारी शादी हमने जायशा के साथ कर दी, लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह भी दौलत थी। मेरा शौहर तुम्हारी दौलत हासिल करना चाहता था। कुछ साल तक जायशा तुमसे इस ताल्लुक़ को निभाते रही और हमें इसे मजबूर करते रहे कि किसी तरह ये दौलत हमारे हाथ आ जाए, जिस दौलत को तुमने कभी पूछा तक नहीं। हम इस दौलत की खातिर कुछ भी कर जाने को तैयार थे, जो कभी हमारी थी ही नहीं, और जो चीज़ आपकी ना हो वो आपको कभी नहीं मिलती, शायद इसलिए हमें वो दौलत कभी नहीं मिलनी थी। इतनी साजिशों चालाकियों के बावजूद भी हम खाली हाथ रह गए और मुझे से अपनी सहेली की खुशियाँ नहीं देखी जाती थी। इनकी खुशियों को अपने हाथों में बर्बाद करके आज भी मैं भी बर्बाद होगी। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। इसका कहना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसकी खुशियों को आग लगा दी। मेरी बेटी इसके लिए लानत साबित मैं और मेरी बेटी इसके लिए लानत साबित हुए हैं, और अब वो अपनी ज़िंदगी अकेले रहकर गुजारना चाहता है। इन्होंने बातों के दरमियान एक नज़र उठाकर दावर के चेहरे को देखा। साफ लग रहा था कि इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो सब्र का मुजाहरा करते हुए सुन रहा था। दावर, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हारी माँ का सुकून बर्बाद किया, तुम्हारी माँ का घर बर्बाद किया, लेकिन आज मैं भी बर्बाद होगी। मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे शौहर ने अपना नाम तक छीन लिया। मैं जानती हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग चुकी हूँ। चाहो तो मुझे कोई सज़ा दे दो, लेकिन मुझे इस गुनाह की बोझ से निकाल दो। मैंने एक नहीं बल्कि बहुत सारी ज़िंदगी तबाह की है। मुझे सज़ा दे दो, लेकिन क्या सज़ा दूँ मैं आपको आंटी? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको तो कुदरत ने आज इतनी बड़ी सज़ा दे दी है कि इसके सामने मेरी हर सज़ा बेमोल है। बस एक किला है मुझे कि इंसान को अपनी गलती का एहसास तब क्यों होता है जब उसके साथ खुद कुछ बुरा होता है। जब वो किसी के साथ कुछ बुरा कर रहा होता है तो इसके ज़मीर क्यों नहीं जागता? आप जानती हैं मेरी माँ किस तरह से रोती थी, किस तरह से तड़पती थी। सारी सारी रात इसकी सिसकियों में अपने कानों में सुनता था। आपने मेरी माँ से हर खुशी छीन ली, इससे इसके जीने की वजह छीन ली, और अब आप मुझसे माफ़ी मांगने आई हैं। जय, माफ़ किया मैंने आपको। मैं निकाल रहा हूँ आपको इस बोझ से, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे नफ़रत नहीं सिखाई। वो मुझे कहा करती थी, बेटा तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे हैं, इनसे नफ़रत ना करना, लेकिन फिर भी इस शख्स से नफ़रत करता रहा, ये सोच कर कि इस शख्स ने मेरी माँ की खुशियों को छीना है, और मैं आप लोगों से ताल्लुक़ निभाता रहा, ये सोच कर कि मेरी माँ से जुड़ा मेरा आखिरी रिश्ता आपकी वजह से मुझे मेरी माँ की महक आती थी।
मैं आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि आइंदा कभी मेरे सामने मत आइएगा। ये ना हो कि आपको अपनी आंखों के सामने देखकर मेरी माँ का दुख फिर से ताज़ा हो जाए। आपने तोड़ दिया मुझे, ज़िंदगी में कभी खुद को एक मुकाम पर बेबस नहीं किया। आज मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि आइंदा कभी मेरे सामने मत आइएगा। ये ना हो कि आपको अपनी आंखों के सामने देखकर मेरी माँ का दुख फिर से ताज़ा हो जाए। मुझे लगता है मैंने लाइन रिपीट कर ली है। शायद मैं इस औरत को कभी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त ना कर सकूं जो मेरी माँ की खुशियों की दुश्मन थी। आपको सज़ा अल्लाह दे चुका, अब मैं आपको कोई सज़ा नहीं देना चाहता। प्लीज़ चली जाइए यहाँ से, इसने हाथ जोड़ते हुए कहा। जब बाबा ने इसके कंधों पर हाथ रखा और वो किसी बच्चे की तरह अपने बाबा के साथ लगकर सिसक उठा। हम रिश्तों को कितना बेमोल कर देते हैं, और जब हमें इस बात का एहसास होता है तो अक्सर देर हो चुकी होती है। इस दुनिया में माँ बाप से बड़ी और कोई नेमत नहीं, और दावर इतने सालों से इसी नेमत का दिल दुखा रहा था। इसने कभी अपने बाप की मजबूरी को समझने की कोशिश न की। इसे कुछ पता था तो सिर्फ इतना कि इसके साथ बुरा हुआ है। इसकी माँ ने तन्हा ज़िंदगी गुजारी है, इसकी माँ ने मुश्किल वक्त देखा है। इसे और कुछ भी नहीं पता था तो सिर्फ इतना कि इसकी माँ इसके बाप की वजह से दरबदर हो गई है। हम किसी की खुशियाँ देख नहीं पाते, इनकी खुशियाँ हमसे हज़म नहीं होती, इनकी खुशियाँ हमें चुभने लगती हैं। हमारा दिल चाहता है कि वो खुशियाँ इसकी ज़िंदगी से निकल कर हमारी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। हम सिर्फ इसकी ज़िंदगी से खुशियाँ निकाल देते हैं और ख़ुद भी खाली हाथ रह जाते हैं, क्योंकि खुदा किसी का नसीब किसी और के हाथ में नहीं लिखता। दावर की माँ ने बहुत सारी गलतियाँ की थी, जिसने अपने शौहर को समझने के बजाय अपनी सहेली पर यकीन किया, जिसकी खुशियों को खा गई। सारी ज़िंदगी इसने पछतावे में गुजारी, क्योंकि तलाक के बाद इसके पास कुछ भी ना बचा था बाकी। वो कभी ज़मान साहब से माफ़ी ना मांग सकी, क्योंकि कभी ज़मान साहब के सामने आकर अपनी गलती का इजहार ना कर सकी। इसकी इस गलती ने इसके बेटे के दिल में अपने बाप के लिए नफरत पैदा कर दी, और आज वही नफरत शायद इसकी आंखों से निकल कर इनके सीने में जज़ब हो रही थी। वो इसे अपने साथ लगाए बार बार इसका माथा चूम लेते। दावर खामोशी से खड़ा इन लोगों को देख रहा था। इतने सालों से अपने बाप का दुख देखते हुए इसने कभी भी दावर से मोहब्बत ना की थी, लेकिन इसके दिल में इसके लिए बहुत सच्चे जज्बे थे। आज इसके दुख में दुखी होते हुए इसकी अपनी आंखों में भी आंसू आ गए, जबकि दावर जिसमें जैसे मजबूत मर्द को यूँ आंसू बहाते देखकर इसे हैरानगी जरूर हुई थी, लेकिन शायद वो ये बात नहीं समझ सकता था कि माँ बाप के लिए इनकी औलाद हमेशा छोटी रहती है, और इनके बच्चे कितने बड़े क्यों ना हो जाए, इनके लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। शायद ये बात दावर को कभी भी पता नहीं चलती। अगर आज जुलेखा का शौहर इसे तलाक न देता तो शायद इसे कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता, लेकिन शायद अल्लाह ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर कर रखा। इसका वक्त आज था, इन बाप बेटों के वापस मिलने का वक्त आज था। आयशा बेगम आहिस्ता से इसके पास आते हुए इसके सर पर हाथ फेरते इसके आंसू साफ करने लगी। इन्होंने बहुत कुछ सहा था, वो किसी की ज़िंदगी में अनचाहा वजूद बनकर गई थी। शौहर की बेरुखी इनके हिस्से में आई, लेकिन इन्होंने कभी हिम्मत ना हारी। इन्होंने इस वक्त का मुकाबला डट कर किया, शायद इसलिए तो वो कामयाब थी। दावर की माँ शायद हालात से मुकाबला नहीं कर पाई। खुद से ज़्यादा, अपने शौहर से ज़्यादा इसने किसी और पर यकीन किया था, जिसकी सज़ा इसे तन्हाई मिली थी। बेशक तन्हाई से बड़ी और कोई सज़ा नहीं। आयशा बेगम तो कल भी इन्हें कबूल करने को तैयार थी, और आज भी इन्हें दावर से कभी भी नफरत ना हुई। और इन्होंने तो ज़मान से सच्ची मोहब्बत की थी, तो इसके खून से नफरत कैसे करती। वो इसका हाथ अपने हाथों में किसी मासूम बच्चे की तरह थामे हुए था, जब इन्होंने आहिस्ता से इसे अपने सीने से लगाया और दावर को जैसे इसकी माँ वापस मिल गई। लेकिन ये मोहब्बत भरा मंजर ताहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो इतने ज़ोर से रोना शुरू हुआ जब सब लोग इसे हैरानगी से देखने लगे, और फिर जब ताहू ने अपने दोनों हाथ अपनी दादी की तरफ बढ़ाए तो समझ में आया कि अपनी दादी के साथ अपनी बाप की मोहब्बत इसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इसके अंदाज पर सब मुस्कुरा दी, जबकि आयशा बेगम ने ताहू को उठाकर अपने सीने से लगाया, जो अब रिलैक्स था। इसके डिस्चार्ज पेपर तैयार हो चुके थे। जावर जब से कुछ हैंडल करके इसके कमरे में वापस आया तो उसे छत को घूरते हुए पाया। ताहू अब तक इसके साथ लेटा हुआ था। किंजिश ने 2-3 दफ़ा इसे उठाने की कोशिश की तो वो रोना शुरू कर देता। इसके बाद इसने कोशिश ही नहीं की। इस वक्त भी अपना नन्हा सा अंगूठा अपने मुंह में डाले मज़े से इसके ऊपर लेटा हुआ था। डॉक्टर ने 2-3 बार बच्चे को उठाने के लिए भी कहा, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं था। डॉक्टर भी ये बात समझ चुकी थी, इसलिए शायद दोबारा नहीं कहा। आज और डियर ब्रदर, तुम्हारे कागजात में तैयार करवा चुका हूँ। वो कमरे में दाखिल होते हुए इसे कहने लगा। वो बहुत जल्दी आपसे तुम तक का फासला तय कर चुका था। बाबा घर जा चुके थे। इसके वेलकम की तैयारी करने के लिए इनका बेटा पहली बार इनके घर आ रहा था। आयशा और जुलेखा बेगम के जाने के बाद बाबा ने इसे पूछा था कि अब तो चलोगे ना अपने घर, और वो इनकार ना कर सका। किंजिश बहुत ज़्यादा खुश थी। इसकी खुशी को महसूस भी कर चुका था। अब यहाँ अस्पताल में इस वक्त सिर्फ इसकी बीवी, बच्चा और भाई ही थे, जो कि इसके घर ले जाने की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा था। वो इसे सहारा देकर उठाने लगा तो दावर ने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम कर इसे उठने की कोशिश करने लगा। वैसे यार, तुम्हारी बीवी ना बहुत ज़्यादा रोतलू किस्म की औरत है। मतलब तुम्हारे सामने इतना रोना तो नहीं किया, लेकिन जब वो बेहोश थे ना तो उसने वो रोना धोना मचाया कि क्या बताऊँ तुम्हें। और फिर जब तुम्हें रोश आया तब भी सारे रास्ते में रोती हुई आई, लेकिन यहाँ अगर इसने एक आंसू नहीं बहाया। डियर भाभी जान, आपके आंसू देखने वाला तो ये इंसान था, इसके सामने अपना रोना धोना क्यों नहीं किया। वो इसे अपने साथ बाहर ले जाता किंजिश से पूछ रहा था, जबकि दावर ने एक नज़र इसे देखा। इसकी आंखें देखकर वो पहले ही जान चुका था कि वो इसके लिए कितने आंसू बहा चुकी है। इसे किसी की गवाही की ज़रूरत हरगिज़ नहीं थी। मेरे शौहर को मेरे आंसू पसंद नहीं, इसलिए इनके सामने नहीं रोती मैं, और वैसे भी पेशेंट के सामने रोने से इसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है ना ताहू जानू। वो इनके साथ चलते चलते कह रही थी। माशाल्लाह, क्या बात है, आपको तो डॉक्टर और पेशेंट्स के बारे में बहुत पता है, इसने हंसते हुए कहा, क्योंकि इसने 2-3 बार डॉक्टर को भी दावर के हवाले से हिदायत देते हुए देखा था।
जी हाँ, मुझे बहुत पता है। अगर मेडिकल की स्टूडेंट थी मैंने तो डॉक्टर बनने वाली थी, लेकिन शादी हो गई, फिर घर और बच्चे की ज़िम्मेदारी के पीछे ख्वाब अधूरा रह गया, वरना शायद एक मुकाम पर आकर मैं डॉक्टर होती। वो दावर के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहने लगी, इसके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश थी दावर के वहमो गुमान में भी ना था। इसने से कभी भी नहीं बताया कि वो मेडिकल की स्टूडेंट रह चुकी है या फिर वो डॉक्टर बनना चाहती है। इसे तो बस ये पता था कि आसिम डॉक्टर और वो इसी के नक्शे कदम पर चलना चाहती थी। वो गाड़ी में अगली सीट पर बैठा ताहू ने एक बार फिर से इसके किधर है पास आने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। ताहू जानू आप यहीं बैठो मामा के पास, बाबा को भी दर्द हो रहा है, वो आपकी अपनी गोद में नहीं बिठा सकते। वो ताहू को बेहद प्यार से समझा रही थी जब ताहू ने अपने नन्हे से होंठ को बाहर निकालकर रोने की मुकम्मल तैयारी पकड़ ली। इसके मुंह का डिज़ाइन साफ बता रहा था कि वो चुप नहीं होने वाला, लेकिन इससे पहले कि वो रोता दावर ने अपना हाथ पीछे कर दिया, जिस पर फ़ौरन इसके पास पहुंच गया। लेकिन इस पहले कि वो दावर के पास जाता, दावर ने बीच में इसे कैच करते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। आज चाचू भतीजा गाड़ी चलाएंगे। इसने ताहू के नन्हे से हाथ स्टीयरिंग पर रखे तो वो कभी किंजिश को तो कभी दावर को देखने लगा, लेकिन वो रो हरगिज़ नहीं रहा था। इस बात को इन दोनों को तसल्ली थी। घर में से बहुत शानदार तरीके से वेलकम किया गया था, पूरा घर सजाया गया था। इतने कम वक्त में इन लोगों ने सब कुछ कैसे किया ये तो वो नहीं पता, लेकिन इसके आने की बहुत खुशी थी इन लोगों को। इस बात का से बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया था। इसने आज पहली बार घर में कदम रखा था। एक तरफ से बाबा, जबकि दूसरी तरफ से जावर इसे लेकर अंदर दाखिल हुए। ये वो घर था जहाँ इसकी माँ कभी भी नहीं आई थी, और वो इन लोगों से ये सोचकर नफरत करता रहा कि ये लोग इसकी माँ की खुशियों के दुश्मन थे। लेकिन आज इसे पता चल चुका था कि वह हकीकत वो नहीं जो इसे दिखाई गई। हकीकत वो थी जो आज वो देख रहा था। इसका बाप खुश था, ये सब लोग खुश थे। यहाँ कोई नहीं था जिससे नफरत करता था। हर किसी की नज़रों में इसके लिए बेतहाशा मोहब्बत थी। बाबा खुद इसे इसके कमरे तक छोड़कर गए थे, जो हमेशा से इसी के नाम पर तैयार करवाया गया था। इसके बाप ने इसे अपनी ज़िंदगी में कहीं भी दूर नहीं होने दिया। इसका बाप इससे कितनी मोहब्बत करता था, इस बात का एहसास इसे आज हुआ था। चलो देर आए दुरुस्त है। इसे कमरे में छोड़ने के बाद कितनी देर इसके पास बैठे इसे बातें करते रहे, इसे इसकी माँ के बारे में बताते रहे। इन्होंने इसकी माँ से सच्ची मोहब्बत की थी और इस मोहब्बत को निभाया भी था। लेकिन आयशा में इसे माँ नज़र आ रही थी, वो कितना ख्याल रखती थी इसका। इसके अंदर जो हमेशा से कमी थी, इसे लग रहा था कि आज ये हर कमी पूरी हो चुकी है। आज का दिन इसके लिए खुशियाँ लेकर आया था और इन सब चीज़ों का क्रेडिट जाता था किंजिश को। वो जब से इसकी ज़िंदगी में आई थी, अल्लाह ने जैसे इसके लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए थे। इसकी मोहब्बत पाकर जैसे वो दुनिया की हर खुशी हासिल कर चुका था। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो भी कोई ख्वाहिश अपने दिल में दबाए हुए, और वो इसकी हर ख्वाहिश पूरा करना चाहता था जो वो पूरी ना कर पाई थी। और वो जानता था इन सब की वजह हमारे माशरे की गंदी सोच है, जो एक औरत को उसके ख्वाबों की मंजिल तय करने नहीं देती। ये घटिया सोच हमारे माशरे की थी, जिसको कोई बदल नहीं सकता था। हाँ, लेकिन वो कोशिश कर सकता था, और वो माशरे की इस घटिया सोच को बदलने की कोशिश करना चाहता था। वो अपनी बीवी के ख्वाब पूरे करना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, और अब वो ऐसा करने वाला था, क्योंकि वो फैसला कर चुका था कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। वो इस दुनिया में इसका एक मुकाम बनाएगा, इसकी पहचान बनाएगा। यहाँ आने के बाद इसका यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आज उसने फैसला कर लिया था कि अब वो यहीं अपने घर में रहेगा, ताकि ताहू को संभालने के लिए बहुत सारे लोग हो जाए और इसकी बीवी अपने ख्वाब पूरा कर सके। वो इन्हीं सोचों में मगन था जब इसे बाहर से जोया की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, ये मेरा भतीजा और मेरे पास रहेगा, वो चीखते हुए बोल रही थी। बस करो यार, दोपहर में तुमने इसको खाना खिलाया, अब मैं खिलाऊंगी, जुबारी चिल्लाते हुए बोली। जबकि इनकी चीखों पुकार को ताहू बहुत इंजॉय कर रहा था। वो इसे खींच रही थी जबकि वो खिलखिला रहा था। इसकी खिलखिलाहट सुनकर वो भी मुस्कुरा दिया। फिर इसे आवाज़ सुनाई दी। इन दोनों की लड़ाइयों में तीसरा वजूद भी शामिल हो चुका था। अरे वाह वाह, मेरे हैंडसम भतीजे के लिए तो खूबसूरत लेडीज़ फाइट कर रही हैं। हम चाचा भतीजा दोनों ही बहुत हैं, जिसमें हमारी लड़कियाँ लड़ती रहती हैं। वो इसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला। मुंह धोकर रखिए, आप इतने भी हैंडसम नहीं। आप ताहू जानू इधर अपनी पप्पो के पास आओ। वो इसे उठाने लगी। मामा मामा बू मामा दा मामा। वो जोया के पास जाने के बजाय अपनी माँ को ढूंढने लगा। चलो लड़कियों, बहुत हो गया, अभी इसे इसकी माँ के पास छोड़कर आओ, इससे पहले कि रोना धोना शुरू कर दे। जावर ने फ़ौरन इसे कहा। अभी 2 दिन पहले की बात थी कि इसके साथ हंसते खेलते अचानक इसे अपनी माँ की याद आ गई और अपनी माँ को ढूंढने लगा, और उसके साथ खेलते हुए इसे चुप करवाने लगे। लेकिन इन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अपनी माँ को सामने ना पाकर वो इस तरह से रोना शुरू कर देगा, और फिर इसे सच में ऐसा रोना धोना मचाया कि जब तक किसी चीज़ के सामने ना आई, इसने अपना बाजा बंद नहीं किया। और फिर इसके सीने से लगकर इसने इन सब की बहुत शिकायत लगाई थी कि इसकी मासूमियत पर इन सब ने आइंदा ऐसा ना करने का भी वादा किया। वैसी बात क्लियर थी कि इसे इसकी माँ चाहिए थी, तो जब इसे इसकी माँ चाहिए थी तो तब और कोई नहीं चाहिए था। और इन लोगों की बातें सुनते हुए दावर के चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद इसे बाहर से किंजिश की आवाज़ सुनाई दी, जो अपने बेटे को अपने साथ लिए इसी कमरे की तरफ आ रही थी। इसने ताहू को अपने साथ लगाए कमरे के अंदर कदम रखा तो दावर को मुस्कुराते देखकर वो भी मुस्कुराई। इसके पास आते हुए इसने ताहू को बेड पर आज़ाद छोड़ा और उसके हाथ थाम कर बैठ गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए और यहाँ आने के लिए, वो खुशी से सरशार लहजे में बोली। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज तुम मुझे आई लव यू कहोगी, लेकिन तुम्हारी अटकी हुई सुई थैंक यू से आगे नहीं बढ़ती। इसे अपने करीब करते हुए इसके माथे पर लब रखता इसके होंठों को देख रहा था। वो तो है, आपको पता तो है ना, वो शर्माते हुए बोली। वो क्या, और मुझे कहाँ पता है, तुमने कभी बताया नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुकम्मल अनजान बनते हुए कहने लगा, जिस पर किंजिश ने से घूरा। वो है और आपको पता है कि वो है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, आप बस अपनी मेडिसिन खाएं और आराम करें, आपको आराम की ज़रूरत है।
वो उसे उठते हुए इसकी मेडिसिन निकालने लगी, जिस पर मुस्कुराया। यहाँ आकर बहुत खुश थी वो। इन सब का साथ इसके लिए खुशी की वजह बना था। हाँ, ये सच था कि इसने इसकी बात मानी थी, लेकिन यहाँ वो अपने बाप के लिए आया था। इस हकीकत को कोई बदल नहीं सकता था। इन सब लोगों की मोहब्बत चाहिए थी, इसे अपने बाप का प्यार चाहिए था। अब वो इन सब से दूर नहीं रहना चाहता था। जो इसका था, इसे मिल रहा था। वो इसे पाकर बहुत खुश था, अपने रब का शुक्रगुजार था। 1 माह बाद। जान, तुम तैयार हो? हमें जल्दी निकलना होगा, वहाँ बारात बस आ जाने वाली है। वो जितना जल्दी हो सका घर आ चुका था। वो कमरे में कदम रखता अपनी धुन में बोल रहा था, लेकिन जैसे ही नज़र इसके खूबसूरत वजूद पर पड़ी, जैसे वो कुछ कहना ही भूल गया। इसकी निगाहें जैसे इसके दिल पर सरापे से जम गई थी। ज़ुबान से अदा होने वाले अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। इसकी ज़ुबान कुछ भी कहने से इनकारी थी, बस वह निगाहें झपकना भूल गया था। तो इस वक्त सचमुच में आसमान से उतरी कोई हूर परी लग रही थी। वो हर चीज़ भुलाए इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। इसे सब भूल चुका था कि वो अंदर क्यों आया था। इसे याद था तो सिर्फ इतना कि इसके सामने खड़ी खूबसूरत अप्सरा इसकी अपनी मलकियत थी। वो बस तैयार हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? वो इसे अपनी तरफ कदम बढ़ाते देखकर किंजिश ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब अचानक ही वो इसके पास आकर रुकता, इसकी नाजुक कमर में हाथ डालते इसके लम्हे में अपने करीब खींच चुका था। दूर की नज़र कमज़ोर होती जा रही है, मेरी पास आओ, ठीक से देखकर बताता हूँ। इसकी गर्दन पर लब रखते हुए बहके हुए लहजे में बोला। दावर, नहीं, हमें जाना है। इसको इसकी बाहों में खुद को बुरी तरह से कैद पाकर समझाते हुए कहने लगी, क्योंकि वो बहक रहा था। और जब वो बहकता था तब वो हर चीज़ भुला देता था, जिस तरह वो इस वक्त हर चीज़ भुलाए हुए था। और उसे बहकने नहीं दे सकती थी। इसके भाई की शादी थी और अपने भाई की शादी मिस नहीं कर सकती थी। थोड़ी सी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो खमारूद अंदाज में कहता, इसके चेहरे को ऊपर करके इसके नाजुक गदास लबों को अपनी लबों की कैद में ले चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके लबों की मिठास को खुद में उतार रहा था। किंजिश से खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, जबकि इसके अंदाज से मजीद गुस्ताखियाँ करने पर मजबूर कर रहा था। ताहू के बाबा, दावर शादी। इसके मजीद बेबाक होने पर वो इसे रोकने की कोशिश में कुछ बोलने के लिए अल्फाज तलाश करने लगी। बस 5 मिनट, मुझे खुद को महसूस करने दो, फिर चलेंगे। वो इसका नाजुक सा वजूद बाहों में भरे बेड पर लाते हुए इसे खामोश करवा चुका था। दावर, देर हो जाएगी, अपनी गर्दन पर इसके लबों की हरकत महसूस करते हुए बोली थी। नहीं होगी, वो इसके होंठों पर अपने लब रख चुका था। किंजिश को चुप लग गई थी, जबकि दावर इसे कैद की इसकी खूबसूरती को महसूस कर रहा था। अचानक इसने इसे आज़ाद कर दिया और फिर उठकर सीधा होता अपने कपड़े ठीक करता इससे बोला, रात को मेरे आने से पहले तहान को सुला देना और इसके बाद नो बहाना। इसने मुस्कुराते हुए इसके लबों पर झुककर जसारत की और तैयार होने चला गया, जबकि इसने फ़ौरन उठकर आईने में अपना मेकअप ठीक किया और फिर शर्मीली से मुस्कुराहट के साथ हो जाने को एक बार फिर से तैयार हो गई थी। जब नज़र इसके लाए हुए पैकेट पर पड़ी, वो क्या लाया था इसे समझ न आया। इसने बड़ा सा पैकेट उठाकर देखा तो महसूस हुआ कि इसमें कुछ किताबें थी। ये वो किताबें की रखकर क्यों आया था, इसे हरगिज़ समझ न आया। पैकेट खुला हुआ था तो इसे देखने में ज़्यादा मसला नहीं पेश आया। वो मेडिकल की किताबें थी, और वो भी इसी की किताबें जिस पर इसका नाम भी लिखा था। ये किताब इसके घर से यहाँ आई थी, लेकिन वो इसकी किताबों को लेकर क्यों आया था? इसने पैकेट से किताबें निकालते हुए एक एडमिशन फॉर्म देखा। जब तक वो सारी चीज़ें चेक कर रही थी, तब तक दावर बाहर आ गया। दावर, ये सब क्या है? आप मेरी किताबें क्यों लेकर आए हैं? वो इसे देखते हुए पूछने लगी, और एडमिशन फॉर्म देखकर इसका दिल मज़ीद तेज़ रफ्तार पकड़ चुका था। वो क्या चाहता था इसे समझ नहीं आ रहा था। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी किताबें तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये एडमिशन फॉर्म में से फिल कर दो। मैं कल तुम्हारा एडमिशन करवा रहा हूँ। और ताहू का नाम मत लेना, इसे संभालने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तुम्हारे बगैर शायद शुरू में ज़्यादा परेशान करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से आदत हो जाएगी। कल जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तो तुम्हें एक डॉक्टर के रूप में देखेगा तो ज़रा सोचो वो कितना प्राउड फील करेगा। दुनिया को बताया करेगा कि इसका बाप पुलिस ऑफिसर और उसकी माँ एक डॉक्टर है। कि तुम नहीं चाहती कि हमारा बेटा फ़ख्र से सबको ये बात बताए? उसका मासूम सा चेहरा हाथों में लिए प्यार से पूछ रहा था, जबकि वो अपनी आंखों में आए मोटे मोटे आंसुओं को पीछे धकेलती इसके सीने से लग गई। थैंक यू दावत, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। वो इसके दिल के मुकाम पर अपने लब रख के अपनी खुशी का इजहार कर रही थी, जबकि इसे अपनी पनाह में लेते वो दिलकशी से मुस्कुराए। यार, आज तो मैं आई लव यू की उम्मीद रखता था, वैसे अपनी बाहों में कैद किए बोला था। वो तो है ना, आपको पता तो है, इसने हमेशा वाली बात दोहराई, जबकि दावर इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। शायद ये अल्फाज सुनना इसके नसीब में लिखा ही नहीं था। बस वो तो है, और दावर को पता है, इतना ही काफ़ी था। वो दोनों निकल ही रहे थे कि जोया तहान को तैयार करके ले आई। आजकल वो खुद अपने ताहू जानू के लिए दावर के साथ मैचिंग कपड़े लेकर आई थी। ये तो जैसे इसने सोच रखा था कि इस चीज़ के लिए वो कभी भी किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। इसका ताहू बेबी वही कपड़े पहनेगा जो इसके बाबा पहनेंगे, और वो इसके बाबा वही कपड़े पहनेंगे जो ताहू की मामा लाएगी, और ताहू की मामा इनके लिए भी कपड़े लाएगी। इसके बास्केट के साथ मैचिंग ड्रेस इसकी अपनी होगी। यार, ये क्या, मैं तो कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। जोया अपने सर पर हाथ मारते हुए कभी दावर को तो कभी ताहू को देख रही थी। कंफ्यूज किस बात पर हो रही हो, ये भी तो बताओ ना, वो इसे देखते हुए पूछने लगी, जबकि इसकी नज़रें कभी ताहू को तो कभी दावर पर महसूस कर रही थी। दावर भी बहुत गौर से इसे देख रहा था। अरे यार, ये सोचकर कि ज़्यादा हैंडसम कौन लग रहा है, मेरा भाई या मेरा भतीजा? इसने हंसते हुए कहा, जिस पर वो भी मुस्कुराई, जबकि दावर नफ़ी में सर हिलाता ताहू को उठाने लगा। मेरा बेटा शहज़ादा लग रहा है, बाकी तुम्हारे भाई ठीक ठाक ही लग रहे हैं। वो तो मेरी चॉइस अच्छी है इसलिए, वरना तुम्हें तो पता ही खड़ूस कैसा लगता है। किंजिश ने दांतों की नुमाइश करते हुए दावर को चिढ़ाने की कोशिश की,
जिस पर मुस्कुराकर इसे देख रहा था, क्योंकि वो जानता था अभी इसकी जंगली बिल्ली इस पर टूट पड़ेगी। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोलने की? मेरा भाई दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान है। जोया शुरू हो चुकी थी जबकि दावर कंधे उचका कर गया, इसे जोया के हवाले करके आगे बढ़ने लगा। जोया, मेरी गुड़िया से ठीक से बताना कि मैं खड़ूस हूँ या हैंडसम। तब तक मैं ताहू बेबी गाड़ी स्टार्ट करते। चलो बाबा की जान। वो पतली गली से निकल चुका था जबकि जोया के हाथों में किंजिश की नाजुक गर्दन थी। वो तीनों बारात पर पहुंचे ही थे कि इसके फ़ोन पर कॉल आने लगी। सहरविश का फ़ोन आते देखकर इसने फ़ौरन फ़ोन कान से लगाया। जी सारी बच्चे बोलो। तुम्हारी जेठानी फिर से तो घर पे कुछ नहीं भूल आई। वो जब भी बाहर निकलती तब ताहू की 1000 चीज़ें साथ लाती थी, और फिर भी कोई ना कोई चीज़ छूट जाती और इसकी आदत सब घर वाले नोट कर चुके थे, जिसका बहुत बहुत मजाक बनाता था। इसे अभी भी यही लग रहा था कि ज़रूर अपने लाडले की कोई चीज़ भूल आई होगी, जिसकी वजह से सहरविश ने से फ़ोन किया। धावर भाई, मैं आपसे सख्त 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 ना खवाऊँ, आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। वो फ़ोन कान से लगाया लाड मगर नाराज़गी भरे लहजे अंदाज में बोली। वो कि मेरा बच्चा, मुझसे क्या खता हो गई? वो एक तरफ आता परेशानी से पूछने लगा। आप मेरे शौहर से इतना सारा काम करवाते हैं, वो टाइम पर घर नहीं आते, खाना नहीं खाते, हर वक्त एक केस दूसरा केस, मेरी तो फिर कोई परवाह ही नहीं है। मेरे साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं गुजारते। आप आज इतना जल्दी घर आ गए, शादी पर भी चले गए, लेकिन वो अब तक घर नहीं आए। आज मैंने इतने प्यार से इनके लिए इनकी पसंद का खाना बनाया था, लेकिन इनकी कोई खबर नहीं है। वो बड़ी मासूमियत से बोल रही थी। मेरा बच्चा वो काम कर रहा है आजकल, वो 3rd डिग्री देना सीख रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इसे घर भेजता हूँ, इसने बेहद प्यार से समझाया। ओके, अब जल्दी भेजें, मैं इनका इंतज़ार कर रही हूँ, उसने फ़ोन रखते हुए से एक बार फिर से कहा, जिस पर दावर ने इस पर वादा किया। और फिर जैसे इसे तरफ से फ़ोन बंद हुआ, इसने फ़ौरन जावर का फ़ोन लगाया। बोलो खड़ूस बॉस, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? कि मैं खुदकुशी करके मर जाऊँ? बस इसी चीज़ की कमी रह गई है मेरी ज़िंदगी में। तुमने मेरी ज़िंदगी हराम कर दिया, खुद तुम मदद से शादी अटेंड करे हो, मुझे यहाँ इस पागल के पास छोड़ गए हो। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो अपनी शर्ट उतारे डंडे की मदद से सामने खड़े मुजरिम की मरम्मत कर रहा था कि इसका फ़ोन आ गया। अभी के अभी सब काम छोड़कर घर पहुंचे, तुम्हारी बीवी तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। फजूल में इतना वक्त वहाँ क्यों गुजारते हो? मैं इतना काम नहीं देता, मेरा नाम बेकार में बदनाम कर रखा। 3rd डिग्री देने का शौक तो तुम्हें खुद चढ़ा था। मैंने तो तुम्हें सिर्फ आज ही इस काम पर लगा क्योंकि मुझे जल्दी घर आना था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुमने सहरविश की नज़र में मुझे इतना खड़ूस बना के रखा हुआ है। अब सारे फजूल काम छोड़ो, घर पहुँचो, वरना तुम्हारी बीवी मुझसे नाराज़ हो जाएगी। इतने बुरे शौहर हो तुम अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखते हो। उसे डांटते हुए बोला। तुम मुझे बहुत काम देते हो दावर, ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे 3rd डिग्री देने का शौक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इस बात का ताना मारोगे। और मेरी बीवी तुमसे क्या कह रही थी कि मैं इसका ख्याल नहीं रखता? वो तो परेशानी से पूछने लगा। नहीं, वो मासूम कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत काम देता हूँ, मैं तुम पर बहुत जुल्म करता हूँ, जिसकी वजह से वो तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजार सकती। इसकी नज़रों में तो तुमने मेरा इमेज ही बिगाड़ रखा है। अब जल्दी से घर दफाओ और इसके साथ हो अपना वक्त गुजारो, हर वक्त काम काम काम। जाओ अब तुम घर, मैं जा रहा हूँ, अपनी बीवी, मेरी भी बीवी मुंतज़िर है। इसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि वो भी मज़े से डंडा छोड़कर अपनी शर्ट पहनने लगा। तुमने पुकारा और हम चले आए, तुम्हारी पुकार पर कैसे हम तुम्हारी पुकार पर कैसे ना आते? वो गुनगुनाते हुए कमरा बंद करता अचानक इसे अपने बाजू में उठाए बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटा था। मैंने नहीं बुलाया, छोड़े मुझे सास के बेटे, हद है, आपको तो कोई होश भी नहीं रहता कि नहीं? ये क्या तरीका? घर आती है आपका अच्छे छोरा वाला अंदाज शुरू हो जाता है। इसके रोमांटिक अंदाज पर वो घबराते हुए इसे खुद से दूर करने लगी, जो तकरीबन नामुमकिन था। मेरी मम्मा की बहुत खूबसूरत सी बहू, क्या ये सच नहीं कि तुमने अपने जेठ को फ़ोन किया कि मैं ताकि मैं जल्दी घर आऊँ, तुम मेरे साथ खूबसूरत वक्त गुजारो? वो जा बजा इसके लबों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, जबकि वो मज़ीद बेबाक होता इसकी गर्दन से दुपट्टा तक निकाल चुका था। गलती होगी मुझसे, मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया और आपको जल्दी घर आना चाहिए था ताकि मेरा खाना वेस्ट ना हो, लेकिन मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। वो इसकी गर्म सांसों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए से कहने लगी थी। या ये कहना ठीक रहेगा कि इसकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो शायद इस वक्त इसकी सुनने के मूड में नहीं था। इस वक्त वो अपनी करने के मूड में था और वो अपनी कर रहा था। इसे पूरी तरह अपनी बाहों में कैद किया, वो इसके हर बात को नज़रअंदाज करता, इसके लबों को बेबाकी से अपने लबों से छूने लगा। वो कितनी देर मज़ाहमत करती रही, इस शख्स के सामने मज़ाहमत करना आसान थोड़ी था। आखिर थक हार कर वो इसी की पनाहों में कैद होगी, जबकि वह इसके नाजुक से वजूद पर अपने भारी वजूद का बोझ डालते इसे पूरी तरह से कैद कर गया था। 2 साल बाद वो दोनों घर में दाखिल हुए तो इनकी गाड़ी की आवाज़ सुनता था। हान अपनी पेंटिंग बुक छोड़े बाहर की तरफ भागा और इसे अपनी तरफ आते देखकर वो दोनों दरवाजे पर ही रुककर वहीं ज़मीन पर अपनी बाहें फैलाकर बैठ गए। पहले तो दोनों को देखता रहा, फिर इन दोनों की जानिब भागा और थोड़ी देर में वो इन दोनों को अच्छा खासा तंग करता आखिर जावर की बाहों में आ समाया, जिस पर जोर रोज़ की तरह जावर खूब खुश होता से चिढ़ा रहा था। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, बच्चा जिसके पास बिगड़ता ना सबसे ज़्यादा वो इसी को पसंद करता है, और ये तुम्हें भी इसलिए पसंद करता है क्योंकि तुम इसे बिगाड़ रहे हो। इसने इसे हकीकत का आईना दिखाया क्योंकि उसे बाइक की तरफ चलने का इशारा कर रहा था। वापस घर आते ही इसे अपने चाचू के साथ बाइक रेस पर लाजमी जाना होता था, और शायद दावर ठीक भी कह रहा था, लेकिन इन चाचा भतीजे को किसी की परवाह कहाँ थी। वो बस अपने भतीजे का फेवरेट था और इसका भतीजा इसका फेवरेट था। इन्हें और किसी दूसरे के से कोई लेना देना था ही नहीं।
जलते हो तुम, सिर्फ जलते हो। ये तुम्हारे अंदर की जलन है जो बाहर निकल निकल कर सामने आती है, और हम दोनों को ना तुम्हारी जलन से कोई लेना देना नहीं है। जलते रहो, जितना चाहो जलते रहो, हम तो अपनी मस्ती में मगन रहेंगे। क्यों बड़ी चाचू ठीक कह रहे हैं ना? इसने ताहू को बीच में शामिल किया, जिस पर इसके गाल पर बूसा देता ताहू हाँ में सर हिलाने लगा। चाचू रेत, वो खुशी से बोला जबकि दावर कहका बुलंद हुआ। चाचू रैट, क्योंकि वो मासूम इंग्लिश बोल नहीं पाता था, राइट की बजाय इसने रैट कहा था, और इसका इसे चूहा कहना दावर को पुरसकून कर गया। बहुत अच्छे बेटा जी, बहुत अच्छा नाम दिया तुम्हारा चाचू, सच में रैट है। वो मज़े से हंसता हुआ अंदर दाखिल हो गया, जबकि अपने लाडले भतीजे को ठीक लफ्ज़ सिखा रहा था ताकि वो आगे ज़िंदगी में कभी अपने बाप से इसकी बेइज्जती ना करवाए। जावर ने चंगी जावर के दुख नहीं मुक सकते। जिस भतीजे को इतना बिगाड़ा, ये लाडे साहब ने तो अपने भतीजे को बदले लेने से, दावर के बेटे से बदले लेने थे, इसने इंतकाम लेने थे, लेकिन इसने उसको यारी डाली हुई है। मेरी बेटी बाबा की परी, बाबा की जान, मेरा बच्चा कैसा है? वो कमरे में दाखिल होता, दूध का गिलास एक तरफ रखते हुए इसके पेट पर हाथ रखता प्यार से बोला था। मेरा बेटा अंदर बिल्कुल ठीक है, ऐसे कोई मसला नहीं है, वो अपनी माँ के पास है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसने रोज़ की तरह से चिढ़ाते हुए कहा, जिस पर इसने से घूरा था कि अगर इग्नोर करते हुए बोला, नेवर माइंड, बहुत जल्द दुनिया में आएगी ना तुम, तब तुम्हें पता चलेगा कि अंदर कौन है, तुम्हारा बेटा या मेरी मासूम सी शहजादी। जी नहीं, बस तीसरा चौथा महीना शुरू होने दे, मैं तो डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवा के पता करवा लूँगी कि अंदर मेरा शहजादा या आपकी शहजादी। बस बेसब्री हुई जा रही थी। दिमाग ख़राब है तुम्हारा क्या? ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये करने के बारे में सोचना भी मत। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा होगा, हम अल्लाह के दिए हुए तोहफे में ख़यानत क्यों करें? वो तो खुद हमें पता चल जाएगा ना कि क्या होगा। और वैसे भी सरप्राइज़ का मतलब तब आता है जब हमें पता ना हो कि हमारा सरप्राइज़ क्या होगा। वो उसे बेहद प्यार से समझा रहा था, जिस पर वो भी मुस्कुराई। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, हम अल्लाह के तोहफे को वक्त से पहले नहीं जाना चाहिए, लेकिन सब्र भी तो नहीं होगा ना। पता नहीं हमारा बेबी अंदर गर्ल होगी या बेबी बॉय। इसके सीने पर सर रखते हुए मासूमियत से कहने लगी, जबकि इसके गिर्द बाहों का हसार तंग करते हुए खुद भी इसी की सोच पर मुस्कुराया था। अभी इसकी प्रेगनेंसी की खबर आए हुए तकरीबन 2 माह हुए थे, लेकिन इन 2 माह में वही जानते थे कि बेहद बेचैन थे कि बेटी है या बेटा, और ये बेचैनी 9 माह तक महसूस करने वाले थे। जो भी होगा अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा होगा, और हम बहुत सारा सब्र करेंगे, और बहुत सारे सब्र के बाद इस खुशी को मनाएंगे। इसने प्यार से कहते हुए साइड पर रखा दूध का गिलास उठाया। मैं ये दूध हरगिज़ नहीं पीऊँगी, मैं दूध पी पी कर थक चुकी हूँ, मुझे नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। इसने दूध का गिलास दूर करते हुए कहा। मैंने भी, मेरी अम्मी दूध दे के गई हैं, मुझे भी मजबूरन पीना पड़ रहा है। अम्मी कह रही थी फीका दे दूँ, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पीना फीका फूका। अब अम्मी ने इतना मीठा तेज़ कर दिया, मेरे को 14-15 तबक रोशन थे हो ही रहे ने। अरे मेरी जान, की दूध का गिलास में तुम्हारे लिए थोड़ी लाया हूँ, ये तो मैं अपने लिए लाया हूँ। सोचा था मैं और तुम शेयर करके पी लेंगे, आधा मैं और आधा तुम। इसने प्यार से बहलाना चाहा, क्योंकि इसकी माँ का ऑर्डर था कि सहरविश को हर हाल में दूध पिएगी और वो इसे पिलाएगा, जिस पर इसने भी वादा किया कि मामा आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं दूध पिलाकर दम लूँगा। और अब सहरविश का साफ इनकार इस बात का गवाह था कि वो नहीं पिएगी, इसलिए इसने बहलाते हुए इसे पिलाना चाहा। तो हम आधा आधा करेंगे, ठीक है? आप पहले पिए, फिर मैं भी पी लूँगी। इसके बनाने पर वो पुरसकून हो गया। हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, इसने कहकर गिलास अपने लबों से लगाया, लेकिन जैसे ही मुंह में दूध का जायका, इसका मुंह का डिज़ाइन बदल गया। इसे याद नहीं पड़ता था कि बचपन के बाद इसने कभी भी दूध का मुँह लगाया। हाँ, एक और जुल्म, बेचारे ने मजबूरन दूध भी पीना पै रहा। ऐसे जैसे सहरविश नहीं प्रेग्नेंट, जावर भी प्रेग्नेंट है नाली। वो समझ गया था कि इसकी बीवी को रोज़ इस जुल्म से गुजरना पड़ता था, लेकिन ये इसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा था, जिस पर वो कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। इसने अपने मुंह का डिज़ाइन ठीक करते हुए खुशदिली से एक बड़ा सा घूंट लिया और लिया। यार अमेजिंग, ये कितना अच्छा, मज़ा आ गया, इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तुम तो रोज़ ऐश करती होगी। इसने इसे बहलाने के लिए कहा, जिस पर इसने गर्दन हाँ में हाँ मिलाई और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की थी। अच्छा, अगर इतने मज़े का तो बाकी भी पी जाए, आपको ये अमेजिंग चीज़ रोज़ पीनी चाहिए, बल्कि अब जब भी मुझे मम्मा देंगी ना, मैं आपके लिए ले आऊँगी और आप ही से पिएगा। इसने गिलास ज़बरदस्ती इसके मुँह के करीब किया, जिस पर वो इनकार करते हुए इसे इसके लबों से लगाने लगा। जान मेरी हालत पहले ही बहुत अच्छी है, प्रेग्नेंट तुम हो, मैं नहीं, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है तो तुम्हें पीना पड़ेगा। बल्कि ऐसा करेंगे, रोज़ आधा आधा पी लिया करेंगे। वो किसी भी हालत में से दूध से इनकार ही नहीं करवा सकता था। और सहरविश को भी ये डील कुछ हद तक अच्छी लग रही थी, क्योंकि पहले घूंट के बाद वो इसके मुँह के डिज़ाइन भी देख चुकी थी। अगर इस पर जुल्म होने वाला था तो जावर पर वो जुल्म क्यों ना करे। इसने हामी भर ली। हाँ सही है, जावर ने भी ना ली रखो खींच के, जिस पर वो कुछ हद तक रिलैक्स हो गया था। बस इसे इसकी सेहत का ख्याल रखना था, क्योंकि वो बहुत जल्दी से साहब औलाद करने वाली थी और उसका बहुत ख्याल रखना चाहता था। प्यार से वैसे अपनी बाहों में समेटे इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, कि जबकि इसके सीने पर सर रखे वो कब नींद की वादी में उतर चुकी थी, इसे पता भी न चला। वो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही थी। ममता के नूर ने इसे और भी ज़्यादा निखार दिया था। इसने मुस्कुराते हुए इसके माथे पर अपने लब रखे थे, जिसने इसकी खुशियों को 1000 गुना बढ़ा दिया था। वो जब से इसकी ज़िंदगी में आई थी, जैसे हर खुशी पा गया था।
वो ताहू को सुला रही थी, जबकि दावर अभी तक इसके इंतज़ार में बैठा हुआ था। ताहू जब से बड़ा हो रहा था, इसके अपने सोने की टाइमिंग चेंज हो गई थी। कभी वो अपनी एक पप्पो के पास कमरे में सो रहा था, तो कभी दूसरी पप्पो के पास। कभी कभी इसकी रात चाचा चाची के कमरे में गुजरती, तो कभी दादा दादी के कमरे में। लेकिन रात को जब भी इसकी आँख खुलती, इसे अपनी माँ चाहिए होती थी, और यही वजह थी कि किंजिश को भी इसके बगैर नींद नहीं आती थी। वो भी इसके इंतज़ार में इधर उधर होती रहती। ऐसे में वो अक्सर सबसे कहता कि रात को वो इसे किंजिश के पास ही छोड़ जाया करे। फजूल में वो सबको रात में तंग करता है। इसका तंग करना किसी के लिए मसला नहीं था, लेकिन इसके आंसू घर में कोई नहीं देख पाता था। यही वजह थी कि रात 10 बजे के करीब वो खुद ही किसी अमानत की तरह से किंजिश के पास छोड़ जाते थे। दावर की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, इसे जल्दी घर आकर ताहू का भी ख्याल रखना पड़ता था। इसकी गैर मौजूदगी में से संभालना सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। खासकर शुरू शुरू में सब कुछ बहुत ही मुश्किल रहा था। किंजिश ने जैसे क्लासेस ज्वाइन की थी, ताहू का गुजारा मुश्किल हो गया था। सब इसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को ही ढूंढता रहता था, और ऐसे में किंजिश की पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए दावर को अपनी रूटीन में अपने बेटे के लिए वक्त निकालना पड़ा था, और किंजिश का भी ख्याल रखना पड़ता था। ये सब कुछ इसके लिए इसकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ कर गया। लेकिन वो जानता था कि आगे चलकर इसकी खुशियाँ बढ़ जाएंगी, बस वो एक बार डॉक्टर बन जाए। इसके बाद वो अपनी प्यारी सी फैमिली को मुकम्मल करना चाहता था। इसे एक बेटी चाहिए थी, जिसका जिक्र वो बहुत बार इसके सामने कर चुका था, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इसे थोड़ा सा वक्त दरकार था। वो चाहता था कि इसकी बीवी इसकी अपनी ख्वाहिश पूरी करे, और अब वक्त ज़्यादा दूर नहीं था। जल्द ही वही ख्वाहिश पूरी होने वाली थी, जो अब सिर्फ किंजिश की नहीं बल्कि दावर की भी थी। इसने आहिस्ता से ताहू को बेड पर लेटाया, और कब से अपना इंतज़ार करते शौहर के करीब आ गए थे। वो जो इतनी देर से इसका इंतज़ार कर रहा था, इसके पास आने पर इसने अपनी बाहें खोलकर इसका इस्तकबाल किया, जिसमें समाते हुए इसके सीने पर सर छुपा गई। मुझे आपसे कुछ कहना है, इसके दिल के मुकाम पर लब रखते वो आहिस्ता से बोली। थैंक यू ही कहना होगा तुम्हें, इससे ज़्यादा मुझे तुमसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं, वो शरारत से बोला। जी थैंक यू ही कहना, क्योंकि बाकी जो भी कहना है वो आप जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। इसने हमेशा की तरह बात को घुमाया था। और थैंक यू कहना ये भी बता दे और थैंक यू क्यों कहना ये भी बता दे, इसने मोहब्बत से इसके रुखसार पर अपने लब रखते हुए पूछा। राहिल भाई को जेल से निकालकर अस्पताल पहुंचाने के लिए आपने सच में बहुत अच्छा किया। किसी भी इंसान को नशे जैसी लानत से दूर करके इसे मदद करने की कोशिश करने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है। और आज ताई अम्मी बहुत खुश थी, नहीं जानकर बहुत खुशी हुई कि आप इनके बेटे के लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। और फिर ज़ुबारी आपी के लिए जो रिश्ता आया था वो भी ज़्यादा पसंद आया, इसने मुस्कुराते हुए इसे बताया। राहिल और ज़ुबारी के लिए सिर्फ इन लोगों के साथ ही रिश्ता नहीं, वो मेरे भी अपने हैं। इनके साथ मेरे भी खून के रिश्ते हैं। मैं जितना हो सके इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए तो मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आई लव यू कहो तो अलग बात है। इससे अपनी बाहों में कैद करते हुए इसने बेड पर लिटाकर इस पर अपना साया सा बनाया। वो तो हाँ हाँ, वो तो है, और मुझे पता भी है कि वो है। वो इसकी बात काटते हुए इसके लबों पर अपने लब रख किया, जबकि वो खामोशी से इसकी बाहों में आ समाई थी। नई खुशियाँ, नई ज़िंदगी इन लोगों की मुंतज़िर थी, जिसमें वो एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ रहे थे। जी तो गाइस, यहाँ पे ये खूबसूरत सा नावल काफ़ी लॉन्ग था, अपने इख्तिताम को पहुँचा आज 8 किस्तों के बाद। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। ऐसी ये वाली एपिसोड कैसी लगी? ये भी अरीज का मेरा वन ऑफ मोस्ट फेवरेट नावल है, तो अरीज के नावल्स में से। तो आपको कैसा लगा? आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, क्योंकि अब मुझे नींद आ रही है। और कल जो मैंने नावल अपलोड करना है, ये मुझे नहीं पता अब कब अपलोड होता है, या तो अभी कोशिश करूँगी हो जाए, लेकिन अगर मैं सो गई तो फिर सुबह फजर तक होगा, क्योंकि वीडियो कंपाइलिंग में टाइम लगना है। और बाकी मुझे आपसे ये कहना था कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल वाला नावल जो आ रहा है ना, वो थोड़ा फ़नी है और थोड़ा मेरा मोस्ट फेवरेट, जो कल रीड करूँगी। अभी भी आज रिकॉर्डिंग बहुत देर से कंप्लीट हुई, बहुत मुश्किल से कंप्लीट हुई है। मैं काफ़ी देर पहले स्टार्ट की थी, लेकिन वो कुछ मेहमान आ गए घर पे, फिर कभी उठना पड़ गया, इस वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह अब मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह ये कल हम न्यू नावल के साथ हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।